यस गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर महावीर हुड्डा इम्पल्स परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको जो एनटीए का जो केमिस्ट्री का सॉल्यूशन है वो शायद आपको 3 या 4 दिन पहले मिल चुका है। जो भी एनटीए आपकी एग्जाम चल रही हैं, आज आपको एनटीए 63 का जो सॉल्यूशन है वो आपको फिजिक्स का मिलने जा रहा है। और एक फिजिक्स ये अपन मानते हैं कि टिपिकल सब्जेक्ट है। इस टिपिकल को और अपना इजी कैसे बनाया जाए, और इजी के साथ साथ अपन ये देखना है कि एक क्वेश्चन है किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, या इस क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन का और सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। आज अशोक जी सर के माध्यम से आपको हम ये 45 क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन आपको यहीं लाइव देने जा रहे हैं। और अभी आप इसको लिए कंप्लीट इसका आप सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे और आपको थोड़ा सा ये आइडिया लग जाएगा क्या कि क्वेश्चन जो अपना नीट जो 13 सितंबर को है उसमें किस प्रकार आने वाला है कैसा नहीं है। आपको सभी एनटीए का एग्जाम देना है, जो भी एग्जाम कंटिन्यूस ये चल रहे हैं, क्योंकि अपन ने इम्पल्स के एग्जाम अपन करके देख लिए और आपका प्रत्येक थर्सडे का वो पेपर आपके पास 3 घंटे का चल रहा है। और आप एनटीए वाला भी पेपर रेगुलरली रखें। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो भी अल्टरनेट डे छोड़ के कहीं पर भी है कम से कम 50% वो टेस्ट देने की ट्राई करें। और उस टेस्ट का हम ज्यादा नहीं तो 25% का अप्रोक्सीमेट हम आपको सॉल्यूशन देने की ट्राई करेंगे। और इस 25% सॉल्यूशन में लगभग ये कह सकते हैं कि अपने फिजिक्स से अप्रोक्सीमेट कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं आज अशोक सर को बुलाना चाह रहा हूं। सर, आप बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं और अपन सॉल्यूशन कैसे दे सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, आप फिजिक्स को बहुत अच्छी तरह इजी वे में देने की कोशिश करते हैं। और सर ये बात और करें कि सर जो भी अपने पास एक क्वेश्चन होगा उस टॉपिक से रिलेटेड मैं कंप्लीट आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो थैंक यू सर, इसके लिए आपका इम्पल्स परिवार स्वागत करता है। और आप इसी प्रकार पहले भी कम से कम भी 15 से 20 आप लाइव क्लास दे चुके हैं इसके लिए। और हम चाह रहे हैं अब एनटीए के ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 पेपर ऐसे दें बच्चों को जो 13 सितंबर को उसका सॉल्यूशन है वो इजीली अपने पास प्राप्त हो गए। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सर। तो बच्चों, आज हम एनटीए नेशनल टेस्ट अभ्यास का 63 नंबर का जो पेपर है उसका फिजिक्स पेपर का सॉल्यूशन मैं तुम्हारे को कराने जा रहा हूँ, ठीक है। और इस पेपर की सॉल्यूशन के अंतर्गत ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अपन पेपर का सॉल्यूशन ही देखेंगे, बल्कि अपन उस टॉपिक से रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी कितने टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड मिलते जुलते पूछे जा सकते हैं, उन पर भी हम डिस्कशन करेंगे। एंड आफ्टर दैट इस पूरे पेपर को कंप्लीट करने के बाद हम ये फील करेंगे कि ओवरऑल शॉर्ट टाइम में, मतलब विद इन 1.5 आवर या 2 आवर के अंतर्गत अपना ओवरऑल फिजिक्स का रिवीजन हो जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है नीट की दृष्टि से वो अपन रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना भाई। तो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं एनटीए पेपर नंबर 63 का सॉल्यूशन। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। पहला क्वेश्चन है कि हमें एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी गिवन है बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या है, हमें फोटोन की फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। और पूछा जा रहा है इसका मोमेंटम क्या होगा। तो बच्चों हमें क्या गिवन है देख लेते हैं हम लोग कि हमें फोटोन की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर गिवन है कितनी, ए है फोटोन की फ्रीक्वेंसी हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें इसका फोटोन का मोमेंटम फाइंड करना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि P बराबर जो मोमेंटम होता है P बराबर वो होता है h/λ। क्लियर, लैम्बडा मतलब वेवलेंथ। अब यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमें वेवलेंथ ने देकर क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो भाई हमें मालूम है कि लैम्बडा इक्वल क्या होता है C/μ, ठीक है बच्चों। क्या होता है इनमें रिलेशन, ये होता है लैम्बडा इक्वल टू C/μ। अब इसको मैं पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा P इक्वल टू hν/c। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा hν/c। क्लियर। अब हमें मोमेंटम पूछा जा रहा है, जिसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। वैल्यू पुट कर देंगे, अगर h की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है जब तो अपन उसी को फॉलो करते हुए, हमें जो याद है उसको फॉलो करेंगे। 6.63 इंटू 10⁻³ का 34 इंटू न्यू की वैल्यू क्या दे रखी है भाई 1.5 इंटू 10⁻13 अपॉन सी की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ लाइट और फोटोन इन वैक्यूम हमें मालूम है कि कितनी होती है 3 × 10⁸ होती है बच्चों। क्लियर।
अब इसको हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पावर में डिफरेंस है वो खूब बड़ा बड़ा है या इनके बीच में भी बहुत अंतर है, तो अपन चाहे तो एप्रोक्सीमेशन के द्वारा भी इसका आंसर हम शॉर्ट टाइम में कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे देखें, पावर ही पावर को देखें हम लोग, तो पावर कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 10 की पावर कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 42, क्योंकि 8 ऊपर जाएगा तो 42 हो जाएगा, और प्लस का कितना है भाई 13 है, प्लस का कितना है बच्चों 13 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10 टू दी पावर माइनस का 19। क्लियर, और लगभग हम देखें इसको 2 टाइम्स में काट सकता हूं तो अप्रोक्सीमेट मेरे को आंसर पता चल गया कि 1.5 इंटू 2 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 29, तो ये इसकी पावर आ रही है। तो ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन क्या है भाई, बिल्कुल अपने को आंसर पता चल चुका है, इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि हमें इस यहाँ पर ये बात माइंड करने की जरूरत है कि हम ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व कर रहे हैं, नहीं कि सब्जेक्टिव। तो अपन को जो ऑप्शन गिवन है उसी में से कोई जो करेक्ट आंसर है उसको अपन को चूज करना है। तो अपन अप्रोक्सीमेशन ऐसी जगह पर काम ले सकते हैं बच्चों जहां पर ऑप्शन में डिफरेंस हो। क्लियर, तो ये है पहले। और एग्जैक्ट भी करना चाहे तो अपना एग्जैक्ट का मतलब ये 2 नहीं आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा तो आंसर भी अपना एग्जैक्ट भी आ जाएगा। चलो, तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। आफ्टर दैट हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ये है सेकंड नंबर का क्वेश्चन। क्लियर, हमें बोला जा रहा है दी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन दी सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि बच्चों हमें हाइड्रोजन एटम की सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी हमें बतानी है। तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, वो हम देख लेते हैं भी कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है माइनस का 13.6 Z² और ये किसमें आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये फॉर्मूला अगर हम काम में ले रहे हैं तो किसमें आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा ये आंसर। ठीक है, अब हमें हाइड्रोजन दे रखा है तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू 1 होती है और n हमें दे रखा है सेकंड ऑर्बिट में कितना लेना है, 2 लेना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये इसमें वैल्यू पुट करें तो ये जाएगा 13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, और इसको फाइनली सॉल्व करना तो माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही निकला है, यहाँ पर अपना मैच कर रहा है थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन वाली बात। बट मैं ये भी बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जो बढ़िया स्टूडेंट होते हैं, जो बढ़िया इन्वॉल्व रहते हैं, अभी फिजिक्स को पढ़ते हैं, बड़ी तरीके से बार बार रिवीजन करते हैं, तो यहाँ पर उनको ये फॉर्मूला लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको हाइड्रोजन एटम की 4 ऑर्बिट तक एनर्जी मालूम होती है। जैसे कि मेरे को मालूम है, कैसे कि E1 हमें मालूम होता है फर्स्ट ऑर्बिट में कितना होता है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सेकेंड ऑर्बिट में कितनी होती है बच्चों, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। थर्ड में कितनी होती है, 3 बराबर ये होती है माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। E4 कितनी होती है बच्चों, ये होती है माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो बढ़िया जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये 4 ऑर्बिट तक की वैल्यू टीचर लोग सजेस्ट करते हैं कि इनको याद रखोगे तो ज्यादा सही रहेगा, कि सॉल्व करने में अपने को टाइम की सेविंग हो जाएगी। तो फिलहाल तो हमें सेकंड ऑर्बिट का पूछा जा रहा है तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। अगर थर्ड का भी पूछा जाता, फोर्थ का भी पूछा जाता, तब भी बच्चों हम इजी में आंसर दे सकते थे। तो चलो बच्चों, ये है सेकंड नंबर का सॉल्यूशन। आफ्टर दैट हम देख रहे हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई, ये है, देख रहे हैं हम लोग क्या इस टाइप से। बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये कैपिटल M मास का क्या है, ब्लॉक है। ठीक है, और ये कैसे कर रहा है, इलास्टिकली कोलाइड कर रहा है, सेम मास के ब्लॉक से इलास्टिकली कोलिजन कर रहा है। देखो इलास्टिक कोलिजन कर रहा है। ठीक है, और जो एक ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी हमें गिवन है v/3 है, और ये कितने एंगल पर मूव कर रहा है, यहाँ से थीटा एंगल पर एक मूव करके जा रहा है। ठीक है, अब हमें बताना है कि एक जो नेक्स्ट ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी स्पीड क्या होगी, सेकंड ब्लॉक की स्पीड क्या होगी आफ्टर दी कोलिजन। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा डायग्राम बनाकर समझाना चाहूंगा बच्चों को कि बच्चों यहां पर हम ले रहे हैं कि ये कोई ब्लॉक है भाई, M मास का ब्लॉक है, और ये रेस्ट में रखा हुआ M मास के ब्लॉक से कोलिजन करेगा। ठीक है, M मास के ब्लॉक से क्या करेगा बच्चों, कोलिजन करेगा। तो आफ्टर कोलिजन क्या कंडीशन बन रही है कि हमें एक ब्लॉक की स्पीड दे रखी है भाई, ऐसे थीटा एंगल पर जा रहा है मूव करते हुए, ये हो जाएगा v/3, और जो नेक्स्ट है M मास का ब्लॉक, सेम M मास का ब्लॉक ए भी इधर की तरफ जा रहा है, हमें मालूम नहीं कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसको मैंने मान लिया v' वेलोसिटी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें v' फाइंड करना है।
ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें बच्चों बी डैश फाइंड करना है। तो इसमें अपने को एक बहुत अच्छा सा हेल्पफुल पॉइंट दे रखा है, क्या, इलास्टिकली कोलिजन कर रहा है, इलास्टिक कोलिजन है। और हमें मालूम है कि जब भी इलास्टिक कोलिजन होती है तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, मतलब कोलिजन से पहले की काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी बच्चों इक्वल होती है, कंजर्व होती है। ठीक है ना, मोमेंटम तो कंजर्व हर एक कोलिजन में रहता है। ठीक है, बट अपने को एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। तो यहाँ पर बिल्कुल वन स्टेप में आंसर आने वाला है। हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कंसेप्ट लगाएंगे कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बच्चों फाइनल। किसकी फाइनल एनर्जी? सिस्टम की, बॉडी की नहीं बोल रहा हूं मैं, सिस्टम के लिए लागू होता है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, कोलिजन से पहले की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv² प्लस, अभी रेस्ट में है तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। आफ्टर दैट ये देख रहे हैं हम लोग, इसकी वेलोसिटी हमें पता है, मास पता है, तो इसकी कितना हो जाएगा, हाफ mv/3 का स्क्वायर प्लस हाफ mv' का स्क्वायर। इस प्रकार से हमने देखा भाई। अब हाफ mv से हाफ mv तो कट जाएगा, जैसे कि हम देखे हैं यहाँ पर क्या होगा, हाफ mv से हाफ mv से हाफ mv यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या पोर्शन, ये बचा v² इक्वल टू, इधर बचा भाई v²/9 माइनस का v' का स्क्वायर, सॉरी प्लस का v' का स्क्वायर हो गया। अब इसको हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v' इक्वल टू v² माइनस v²/9 बोले तो 8/9 v²। अब बच्चों v' मेरे को कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हम वर्गमूल ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट 8/3 v। अब 8 को हम 4 × 2 लिख दें तो क्या जाएगा, ये जाएगा 2√2/3 v। ठीक है, 2√2। ठीक है ना, फाइनल आंसर को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, v' इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों, 2√2/3 v आ रहा है। ठीक है ना, तो ये इसका वेलोसिटी आ जाएगी, इसके बारे में अपने को पूछा जा रहा है। तो हमें जो क्वेश्चन था उसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर गया भाई, अपना एग्जैक्ट थर्ड आंसर बच्चों यहाँ पर आ रहा है। क्लियर। अब आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये था कोलिजन पर बेस्ड क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए सेंटर ऑफ मास पर बेस्ड क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ मास में हमें अपने को इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है बच्चों, कि एक सॉलिड क्यूब है, ठीक है, जिसकी एज कितनी है, स्मॉल ए है भाई। सॉलिड क्यूब की एज कितनी है, स्मॉल ए है, और उसको फिर मोल्टन का मतलब पिघलाकर उससे 8 आइडेंटिकल क्यूब बनाए जा रहे हैं और उनको वन अनोदर ऐसे रखा जा रहा है लाइन के अलोंग। तो शिफ्ट इन दी सेंटर ऑफ मास हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है कि देन दी वर्टिकल शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है बच्चों, तो पहले तो हमें देखे हैं कि हमें एक बड़ा सा क्यूब दे रखा है, इस टाइप से एक बड़ा क्यूब दे रखा है जिसकी साइड कितनी है, ए है। क्लियर। अब आफ्टर दैट इसको तोड़कर हमें छोटे छोटे 8 क्यूब बनाने हैं। कितने क्यूब बनाने हैं बच्चों, 8 क्यूब बनाने हैं आइडेंटिकल। ठीक है, जो भी बनते हैं, मैं डायग्राम पर नहीं जा रहा हूं, 8 क्यूब बनाने हैं। ठीक है, उसको तोड़कर हमें 8 क्यूब बनाने हैं। तो यहां पर 8 क्यूब जो बनाएंगे आइडेंटिकल, इन सब का वॉल्यूम या मास, जो भी कहें, मास कहें या वॉल्यूम कहें, क्योंकि डेंसिटी तो इसमें चेंज होने वाली नहीं है। जब भी अपन इस टाइप का वो कर रहे हैं तो जो मेटल है उसकी डेंसिटी वही रहेगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ बिग ब्लॉक, बिग क्यूब कह सकते हैं। क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। क्लियर बच्चों, ए अपन कंसेप्ट लगा सकते हैं क्योंकि मेरे को रिक्वायरमेंट है कि ए है तो ए डैश कितनी होगी। क्लियर, ए डैश कितना होगा, ए मेरे को पता करना है सबसे पहले। तो हमें मालूम है बच्चों कि जो बड़ा क्यूब है उसका वॉल्यूम किसकी इक्वल रहेगा, जो 8 स्मॉल क्यूब है उनके बराबर रहेगा। तो हम यहाँ पर रख देंगे भी कि क्यूब का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो साइड का क्यूब मतलब ए का क्यूब हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर किया जाएगा भाई 8 इंटू ए डैश का क्यूब। तो बच्चों जैसे कि मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर ए डैश क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, ए क्यूब अपॉन 8। इम्प्लाई दैट यहाँ पर मैं ले लूंगा क्यूब रूट, तो ए डैश इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन 2। ठीक है, तो स्मॉल क्यूब की साइड आ गई भाई, कितनी हो जाएगी, a/2
2 आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट हमें क्या बोला जा रहा है बच्चों, हमें बोला जा रहा है कि ये जो क्यूब है उनको वन अनदर ऐसे रखा जा रहा है। देखो सबसे पहले तो एक ही क्यूब लेंगे हम लोग कि सबसे पहले कंडीशन में एक क्यूब था जिसका जो सेंटर ऑफ मास था वो कितनी जगह कितनी हाइट पर था, a/2 पर, क्योंकि हमें मालूम है कि जो सिमेट्रिक बॉडी होती है बच्चों, हमें पता है कि जो सिमेट्रिक बॉडी होती है उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहां पर होता है, उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पर ही होता है। तो ये a/2 हाइट पर इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा। क्लियर, a/2 हाइट पर इसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, अब मैंने 8 क्यूब में इसको तोड़ दिया, तो 8 क्यूब को हम कैसे रख रहे हैं भाई, एक दूसरे के ऊपर 8 क्यूब को हम ऐसे अरेंज कर रहे हैं। देखेंगे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना। तो ये 8 क्यूब हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा भाई, जब 8 क्यूब को इस टाइप से रखेंगे तो उनका सेंटर ऑफ मास होगा बीचों बीच का मतलब 4 क्यूब ऊपर और 4 क्यूब नीचे, तो 1 2 3 4 इसका सेंटर ऑफ मास बच्चों यहां पर जाएगा। क्लियर, ये है नया सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। तो ये a/2 है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी भाई, 4 इंटू a/2 बोले तो 2a, कितना हो जाएगा बच्चों इसकी हाइट 2a। तो पहले जो सेंटर ऑफ मास था वो कितनी हाइट पर था, सेंटर ऑफ मास था a/2 हाइट पर, बाद में कितना हो गया 2a हाइट पर चला गया। तो वर्टिकल शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा भाई, वर्टिकल शिफ्ट कितना हो जाएगा, वर्टिकल शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास 2a फाइनल में पोजीशन है और a/2 इनिशियल में पोजीशन है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/2a आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो इसमें जो आंसर आने वाला है वो कितना आंसर आने वाला है बच्चों कि 3a/2 बोले तो फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर है बच्चों। ये हमने देखा भाई इसका सॉल्यूशन इस सेंटर ऑफ मास का एक सिंपल सा क्वेश्चन था। हम कहेंगे कि इसमें ज्यादा कुछ टिपिकल काम नहीं था। चलो आफ्टर दैट हम नेक्स्ट चर्चा कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों अपने को इस टाइप की सर्कुलर ट्यूब दे रखी है। क्लियर, और r रेडियस की ट्यूब है, h हाइट पर कोई ब्लॉक है उस ट्यूब के अंदर, और बोला जा रहा है कि इसको मिनिमम कितनी वेलोसिटी हम दें, ठीक है ना, कितनी मिनिमम वेलोसिटी दें विद मिनिमम स्पीड v मस्ट बी स्मॉल बॉल शुड बी पुश्ड, मतलब कितनी वेलोसिटी से इसको पुश करें जिससे कि ये कंप्लीट क्या कर ले, कंप्लीट ये अपना साइकिल पूरा कर ले, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच जाए। तो ऐसी कंडीशन में हमें इस जो बॉल है उसको कहां पर पहुंचाना है बच्चों, उस बॉल को हमें पहुंचाना है भाई यहां पर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम काम में ले रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम काम में लें कि मान लो इसको v वेलोसिटी से शिफ्ट किया तो यहां पर जो टोटल एनर्जी रहेगी वो कितनी रहेगी, टोटल एनर्जी है तो यहां पर ले लें या यहां पर ले लें, कहीं भी मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, ये तो हो जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी ½ mv², v का मतलब मिनिमम वेलोसिटी जो हमने दी है, प्लस mgh, ठीक है, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी है इनिशियली, और जब ये टॉप मोस्ट पर पॉइंट पर पहुंचेगा, बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन बता रखी है कि इसको टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचाना है, तो v फाइनल हम क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। तो इसकी जो एनर्जी रहेगी वो कौन सी रहेगी, mgh, h कितना हो जाएगा बच्चों 2r, h कितना हो जाएगा यहाँ पर 2r हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि h का मतलब जो डायमीटर है उसके बराबर हो जाएगा। अब m से m तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि कट गया, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई हम लोगों ने, तो ये हो जाएगा v² प्लस 2gh बराबर ये हो जाएगा 2g इंटू 2r। क्लियर, अब मैं v एक साथ v निकाल लेता हूं, क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, और जैसे कि 2g इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 2r माइनस का h। क्लियर बच्चों, एक कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है ये आंसर, ए ऑप्शन है 4th, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया इसका। तो ये था एक एनर्जी कंजर्वेशन लॉस पर रिलेटेड क्वेश्चन जिसको हमने इस टाइप से सॉल्व किया। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों कि ए है 6th नंबर का क्वेश्चन, ए मास अटैच टू द वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब एक इसमें कोई ब्लॉक है एम मास का कंसीडर कर सकते हैं, उसको हमने स्ट्रिंग के एक एंड से जोड़ रखा है और उसको वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं बच्चों। तो वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं तो बिल्कुल जो क्रिटिकल कंडीशन हम पढ़ाते भी है तुम्हारे को, कौन सा कि सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति, ठीक है, ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति लगाते हैं तब जो क्रिटिकल कंडीशन होती है कि कितना
जस्ट वो साइकिल को पूरा कर ले, उस कंडीशन में अपने को दे रखा है कि क्रिटिकल स्पीड, ठीक है ना, यहाँ पर दे रखा है क्रिटिकल स्पीड। तो क्रिटिकल स्पीड जो दे रखा है, ठीक है, तो उसमें हमें मालूम होना चाहिए। वैसे तो ये देखा जाए तो एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो अच्छे बच्चे हैं उनको हर एक पॉइंट पर जो मेन पॉइंट होते हैं वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन की कंडीशन में, वो उनको पता रहते हैं। फिर मैं बताना चाहूंगा तुम्हारे को कि मान लो कोई पार्टिकल ऐसे क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, और ये जो रेडियस है वो किसकी बराबर हो जाती है, लेंथ के बराबर हो जाती है। तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उस पर जो स्पीड होती है क्रिटिकल कंडीशन में वो होती है v इक्वल टू क्या होती है बच्चों, √2gr, r कहो या फिर l कहो, बात बराबर है। अगर l ले रहे हैं तो हम l भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अपन l लिख लेते हैं, भाई रेड सी की लेंथ l ले रखी है तो l लिख लेते हैं, उससे कोई ज्यादा अंतर आने वाला नहीं है, ठीक है। अब अपने को बोला जा रहा है कि उसकी सेंटीपिटल एक्सीलरेशन क्या होगा जब वो कैसा हो जाएगा, ओरिजेंटल हो जाएगा। मतलब मैं कह रहा हूं कि जब ओरिजेंटल का मतलब है ये ब्लॉक कहां पर आ जाए बच्चों, ये ब्लॉक आ जाए यहां पर। ओरिजेंटल का मतलब ये हो जाए ब्लॉक कहां पर आ जाए बच्चों, यहां पर आ जाए, ठीक है। तो यहां पर ब्लॉक आएगा, तो अगर मेरे को बी पता चल जाए तो मैं इसकी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन फाइंड कर सकता हूं। तो यहां पर बी फाइंड करने के लिए फिर से अगर मैं क्या लगाऊंगा, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा रहा हूं कि मेरे को पता है यहां पर क्या हो जाएगा, mv² इक्वल टू mv² क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हाफ mgl, ठीक है। स्क्वायर कर दिया तो रूट हट जाएगा, प्लस mgh कितना l। क्लियर हो गई ये बात। अब जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो m से m तो कट गया, अभी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जाएगा v² बराबर, ये आ गया बच्चों 3gl। क्लियर, या 3gr भी लिख सकते थे हम इसको, रेडियस की टर्म्स में लिखना चाह रहे होते तो, बट मैंने रेडियस को l ले लिया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कंसीडर कर लिया है। तो यहां से देखें हमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, ये होता है v²/r या l, v²/r या l हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको मैंने लिखा भाई सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है v²/r या फिर v²/l। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो l से l कैंसिल होकर कितना आंसर आ जाएगा, 3g आ जाएगा। तो बच्चों ये स्टैंडर्ड कुछ क्वेश्चन है कि यहाँ पर टेंशन कितना होता है, 6 mg होता है, यहाँ पर कितना होता है, 0 होता है, यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं एक्सीलरेशन कितना होगा, 3g होगा। तो ये बिल्कुल जो स्पेशल पॉइंट जिनको बोलते हैं कि लर्निंग पॉइंट्स जो हम बताते हैं तुम्हारे को, वही है। मतलब जो बढ़िया स्टूडेंट है उनको एक क्वेश्चन सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, बट मेरे को तो यहाँ पर समझाना है तो मैंने ये बता दिया कंसेप्ट, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से मैंने बी निकाला, फिर जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन उसका फॉर्मूला काम में लिया। बट हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर जो अपने को पूरा नॉलेज है, जो सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, तो उसमें ये डायरेक्ट पॉइंट है जो आपको याद करने के लिए बोला जाता है स्टूडेंट्स को। चलो तो बच्चों ये अपने एक क्वेश्चन देखा भाई, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कैपेसिटर पर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैपेसिटर पर बेस्ड है कि ए कंडेंसर ऑफ कैपेसिटेंस सी और फुल चार्ज कर रखा है, उसको कितने वोल्ट से, 200 वोल्ट से उसको हमने फुली चार्ज कर रखा है। मतलब उसको हमने फुली चार्ज कर रखा है कितने वोल्ट से, 200 वोल्ट से। मतलब एक संधारित्र है और उसको हमने उसकी धारिता दे रखी है हमें सी, और उसको कितने वोल्ट से इसको आवेशित किया गया, चार्ज किया गया, 200 वोल्ट से आवेशित किया गया है। अब उसको क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं हम लोग, डिस्चार्ज कर रहे हैं स्मॉल रेजिस्टेंस कॉइल के द्वारा। और उसमें क्या लगा हुआ है, कोई थर्मली कोई ब्लॉक है जिसकी स्पेसिफिक हीट दे रखी है हमें, इतना है मास दे रखा है बच्चों, और उसका टेम्परेचर चेंज दे रखा है कि इतना कर देता है। क्योंकि हमें मालूम है कि जो संधारित्र है वो क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब उसको अपन सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं स्टोर करके रखते हैं, डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर दी इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो उसमें जैसे ही चार्ज किया उसमें कुछ एनर्जी स्टोर है, ठीक है। कितनी एनर्जी स्टोर है भी अपन निकाल सकते हैं कि U बराबर होता है भाई हाफ CV²। क्लियर बच्चों, तो हाफ सी के लिए कुछ नहीं दे रखा है, सी तो सी है, V² मतलब 200 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर एक बच्चों गिवन है। तो अब इसको मैंने सॉल्व किया तो ये जाएगा 2 × 10⁴C। क्लियर, इतना आया है भाई। एम के सिस्टम मैंने यहाँ पर काम में लिया है तो इतना जूल आ गया। कह सकते हैं कि इतनी एनर्जी उस संधारित्र के अंदर स्टोर है,
क्लियर हो गए बच्चों। अब इसको डिस्चार्ज करेंगे तो ये जो एनर्जी है वो किसमें कंज्यूम हो रही है, किसमें खर्च हो रही है, टेम्परेचर को बढ़ाने में। ये हमें कैलोरीमेट्री में पढ़ाया जाता है कि जब भी किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया जाना चाहिए तो रिक्वायर्ड जो एनर्जी है, हीट एनर्जी है, Q बराबर वो कितना होता है, MS डेल्टा T। क्लियर। M कितना दे रखा है बच्चों, M दे रखा है देखो 100 ग्राम। इसको अब केजी में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 1000 का भाग लगाएंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। S कितना दे रखा है, S गिवन है हम लोगों को 250, S गिवन है बच्चों 250। क्लियर। और डेल्टा T कितना हो जाएगा, डेल्टा T हो जाएगा 0.4। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 10 जूल। ये कितना आ जाएगा, 10 जूल आ जाएगा। अब हमें बोला जा रहा है कि सब कुछ क्या है, इंसुलेटेड है, थर्मली इंसुलेटेड है, मतलब एनर्जी का कोई और दूसरे तरीके से लॉस नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर में जो टोटल एनर्जी स्टोर थी वही किसमें खर्च हो गई, वही टेम्परेचर को बढ़ाने में। तो हम इसको इक्वल कर दें, अभी इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 10⁴C इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 10 जूल। तो इसमें हमने क्या देखा कि इससे हमने देखा कि C इक्वल टू आ गया, ये 10/2 करेंगे तो 5 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻⁴ फेरड। क्लियर। अब हमें फेरड में नहीं दे रखा है, माइक्रो फेरड में दे रखा है, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 500 माइक्रो फेरड। क्लियर बच्चों। तो C बराबर आ जाएगा इसका 500 माइक्रो फेरड। तो ये हमने देखा कि इसमें जो आंसर आएगा वो कौन सा मैच कर रहा है, अपना थर्ड आंसर अपना इसमें आ रहा है। तो इसमें ये भाई जो क्वेश्चन है वो मिला जुला क्वेश्चन है, किसका, कैपेसिटर और कैलोरीमेट्री, जो 11th में पढ़ते हैं और कैपेसिटर पढ़ते हैं 12th में, दोनों चैप्टर का एक कंबाइंड क्वेश्चन यहाँ पर बना दिया गया है। चलो आफ्टर दैट हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर का। क्या है देख रहे हैं हम लोग, ये बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है भाई। क्या है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कि एक जो सेल है उसके लिए नल पॉइंट जो है, पर्टिकुलर पॉइंट जो है सेल का इतने सेंटीमीटर पर आता है, कितने पर आता है, जो भी लेंथ है x पर आता है। अब हमें बोला जा रहा है कि उसकी वायर की लेंथ को बढ़ा दें हम लोग। कोई सेल है भाई, उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ जो बोलते हैं हम लोग, कितने पर आ रही है, सपोज करें x पर आ रही है, कि इन ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट फॉर ए सेल ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर। अच्छा, पोटेंशियोमीटर वायर x सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है ना, कि वायर की लेंथ है x सेंटीमीटर। कुल मिलाकर हमें ये बोला जा रहा है कि कोई सेल है भाई, सेल है या बैटरी है, उसका EMF हम मेजर करें तो बैलेंसिंग कंडीशन में क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं XL। तो x, ये वाला x नहीं है भाई, इससे अलग है, इसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट बच्चों इसको हम कहते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट है, विभव प्रवणता जिसको बोले, और ये है बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ है भाई, ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ है। अब ये जो एक्चुअल में ये है क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता। विभव प्रवणता ये क्या होती है भाई, x बराबर होता है B/L। ठीक है बच्चों। अब L को बढ़ा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, L को हम बढ़ा रहे हैं, L को बढ़ा रहे हैं तो x क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं भाई कि x घट जाएगा। तो x घट जाएगा तो ये तो कांस्टेंट है भाई, ये सेल को चेंज नहीं कर रही, तो क्या है, कांस्टेंट है, तो L क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर होगा कि बैलेंसिंग लेंथ क्या हो जाएगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब फर्स्ट आंसर इसका सही आंसर है। क्लियर हो गई बात कि, और वैसे भी हमें मालूम है कि जब भी लेंथ बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू घटती है, ठीक है, और जितनी ज्यादा कम होगी पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू उतना ही बेटर रहता है। तो इस क्वेश्चन में तो अपने को बैलेंसिंग लेंथ के बारे में पूछा गया है। अगर हमें बोला जाता कि बताइए एक्यूरेसी इन मेजरमेंट क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी क्या, नो चेंज, ऐसे सेम ऑप्शन दे दिए जाते एक्यूरेसी के लिए, तो बच्चों मैं कहूंगा कि एक्यूरेसी इसमें बढ़ जाती। क्यों बढ़ जाती, क्योंकि हमें मालूम है कि जब भी पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होता है तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अच्छा, इसमें ये बोल दिया जाता कि एरर इन मेजरमेंट का क्या होता, तो एरर इन मेजरमेंट बच्चों कम हो जाता, क्योंकि एक्यूरेसी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, एरर घट जाएगी। तो ऐसे भी क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते थे। तो ये था एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इस टाइप का,
एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन V इज कन्फाइंड इन द सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ द रेडियस कैपिटल R। मतलब एक V अपने को दे रखा है कि V है एक सिलेंड्रिकल रीजन में जिसकी रेडियस कैपिटल R हमें गिवन है, और इस V की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है भाई। V की वैल्यू बच्चों क्या हो रही है, यहाँ पर चेंज हो रही है। किस रेट से चेंज हो रही है, अल्फा टेस्ला पर सेकंड से ये रेट चेंज हो रही है। क्लियर। अब हमें बताना है कि जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें बताना है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड। तो बच्चों यहां पर ध्यान देंगे हम लोग कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वगैरह वगैरह, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसमें हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर क्लोज्ड लूप, और यहाँ पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना वो क्लोज्ड लूप बनाती हैं, ऐसी सर्कल की फॉर्म में होती हैं। तो कुल मिलाकर ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, चलो फिलहाल तो हम इसके क्वेश्चन की सॉल्यूशन पर मूव करते हैं कि सॉल्यूशन क्या निकल कर आएगा। तो भाई इसमें होता है मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल्स इक्वेशन जो है वो अपन फैराडेज इक्वेशन से भी हम ला सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है E वो होता है माइनस का d∅v/dt। क्लियर बच्चों। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में कि क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा कि B जो है उसको लिख सकता हूं मैं B वेक्टर डॉट A वेक्टर। क्या लिख सकते हैं हम, B वेक्टर डॉट A वेक्टर में इसको लिख सकता हूं। तो B तो भाई जो है A तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, A को कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एक मैं मैग्नीट्यूड ले लेता हूं और क्या आ जाएगा, A हो जाएगा dB/dt। क्लियर भाई। अब E तो क्या है कि हम सिमेट्री ले रहे हैं भाई, R है तो R पर हमने क्या बना लिया, R पर हमने बच्चों एक ऐसे ही कोई क्लोज पाथ बना लिया है। ठीक है ना, R रेडियस का। तो उस पर E के डिस्टेंस क्या सेम होने की वजह से E तो कांस्टेंट रहेगा, बाहर ले लेंगे। और ये क्लोज इंटीग्रेशन है इसका सरकमफेरेंस का जो dl आएगा वो आ जाएगा 2πr। ठीक है, ये हम जानते हैं, और भी एप्लीकेशन में इसको हमने पढ़ा है, एम्पियर सर्किटल लॉ में भी हम देखते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 2πr इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा πr² इंटू एल्फा। ये कितना दे रखा है बच्चों, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है एल्फा। क्लियर। अब इसको हम आगे और सॉल्व करें तो भाई पाई से पाई कैंसिल हो गया, r से r का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर E इक्वल टू आ गया फाइनली E इक्वल टू आ गया एल्फा r/2। तो ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है क्या, एल्फा r/2 बच्चों, तो ये आ रहा है थर्ड ऑप्शन। क्लियर। तो ये है एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों को पता होना चाहिए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा डिफरेंट रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड से। एक बार इसमें आईआईटी में क्वेश्चन भी आया है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, क्लोज लूप होती हैं, ओपन लूप होती है, मतलब उसका डायग्राम बनाया था बच्चों। तो हमें जिसमें क्लोज लूप में सर्कल की पोलर में जो डायग्राम था वो अपना करेक्ट आंसर आ जाता। ठीक है, तो फिलहाल तो हमने ये देखा भाई। इसमें नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 10th नंबर का कि क्या है कि टू कॉइल्स हैं, टू कॉइल्स A एंड B है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कितना है बच्चों, M बराबर 2H है। ठीक है, अब हमें मालूम है ये म्यूचुअल इंडक्शन का जो कंसेप्ट होता है उसमें हमें मालूम है कि जो फाई होता है किससे रिलेटेड, S से रिलेटेड। S का मतलब सेकेंडरी कॉइल से रिलेटेड। ये डायरेक्टली प्रेजेंट होता है बच्चों करंट इन प्राइमरी कॉइल। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब ही यही होता है कि करंट किसी एक में फ्लो हो रही है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी दूसरी कॉइल में जनरेट हो रहा है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल लेते हैं, जिसमें करंट फ्लो हो रही है उसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ से मैं इसको कम मतलब ऐसे कर दूं कि पाई एस बराबर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा MIP। क्लियर। तो ये इसमें एक रिलेशन होता है। अगर मैं इसमें चेंज भी ले लूँ तो कितना आ जाएगा, चेंज लेंगे तो हो जाएगा डेल्टा फाई एस बराबर M इंटू डेल्टा IP। क्लियर बच्चों। अब हमें क्या गिवन है, हमें बच्चों गिवन है कि मैग्नेटिक फील्ड फासिस्ट रोधी कॉइल, ए कॉइल कितना है, ए इतना है। तो ये फाई की वैल्यू हमें गिवन है कितना 4 इक्वल टू M कितना है 2 और डेल्टा IP हमें पता नहीं है। तो ये हो जाएगा डेल्टा IP इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2 एम्पियर। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 2 एम्पियर, कौन से ऑप्शन में आ रहा है भाई, ये ऑप्शन बिल्कुल
करेक्ट आंसर अपना आ रहा है। तो एक क्वेश्चन था म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। चलो तो बच्चों ए बिल्कुल हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल लेवल का क्वेश्चन था। यहाँ पर और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते थे, और भी क्वेश्चन हम बना सकते थे कि इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, क्या कितना होगा, ये भी अपन देख सकते थे। क्योंकि अपन को किस में चेंज दे रखा है, करंट में चेंज आ चुका है, टाइम शायद तक हमें गिवन है 10 सेकंड है, तो हम इंड्यूस ईएमएफ भी फाइंड कर सकते थे इस क्वेश्चन के अंतर्गत। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों 11th नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये 11th नंबर का क्वेश्चन है कि एक कैपेसिटर है, भी ध्यान देंगे बच्चों, एक कैपेसिटर है, ठीक है। और कैपेसिटर में क्या कर रहे हैं हम लोग कि इस कैपेसिटर की प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को हम बढ़ा रहे हैं, स्लाइटली डिस्टेंस को हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो किस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें बोला जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट तो बोला जा रहा है कि अगर हम प्लेट हैं, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी प्लेटों को बिल्कुल स्लाइटली हम बढ़ा दें, स्लाइटली उनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दें बच्चों। कि जैसे सपोज करें हम लोग कि ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये चार्ज है भी, इस पर मैं पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूं, इस पर मैं नेगेटिव चार्ज मान लेता हूं, ठीक है। और इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई, बीच की डिस्टेंस है बच्चों d, क्लियर। तो अब इस डिस्टेंस को d को मैं इंक्रीज कर दे रहा हूं, हल्का सा इंक्रीज कर देता हूं, तो किस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें चूज करना है। तो क्या क्या ऑप्शन गिवन है हम लोगों को कि हमें स्टेटमेंट नंबर 1 पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स के बीच में, और पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम देखेंगे सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू बता रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा हूं मैं कि इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भी, ये हमें मालूम है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, या क्यू अपॉन क्या होता है बच्चों, ए होता है भी। कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में जो अगर कोई डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड नहीं है, इन दैट कंडीशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इतना होता है। क्लियर हो गई बात। अब हमें डिस्टेंस को बढ़ा देंगे, तो डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो यहाँ पर डी का कोई रोल नहीं है, डी का कोई रोल नहीं है। वैसे ही हम जानते हैं कि प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ कांस्टेंट रहता है, अगर उसकी साइज कैसी हो, बड़ी हो, और डिस्टेंस कैसी हो, छोटी हो, तो यहाँ पर डी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आफ्टर दैट हम अट्रैक्शन फोर्स की बात करते हैं। तो प्लेटों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स होता भी है बराबर QE। तो E क्या होगा, E तो होगा एक प्लेट के कारण, जो कि कितना होता है भी, ये होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और Q किसका हो जाएगा, एक प्लेट का हो जाएगा। जैसे मान लो सपोज करें A प्लस क्यू है, A माइनस क्यू है, तो ये हो जाएगा Q दूसरी प्लेट का, ठीक है। और एक सिग्मा को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। तो ये जो फोर्स है ये फाइनली ये जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। तो ये जो फोर्स है उसमें भी कहीं D नहीं आ रहा है भी, मतलब कि अगर अपन डिस्टेंस को थोड़ा सा हम चेंज कर भी देंगे तो D पर इफेक्ट नहीं कर रहा है, डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और बात करें हम पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V बराबर ED, दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कितना होता है बच्चों, V इक्वल टू ED होता है। तो V इक्वल टू ED होता है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हम इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो मैं ये कहूंगा कि V डायरेक्ट टू क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। कि जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो ये जो V है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें ऑप्शन गिवन है उनमें से देख रहे हैं भाई कौन सा ऑप्शन सही निकल रहा है, कि जो थर्ड ऑप्शन है दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स इंक्रीज, तो बिल्कुल ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चों। तो ये सी जो ऑप्शन है कि ओनली थर्ड ऑप्शन सही है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। चलो भाई आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये था कैपेसिटर पर बेस्ड क्वेश्चन, और एक जो क्वेश्चन है इसमें भी बच्चों ये थ्रू आउट तुम्हारे को इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो लिखाए जाते हैं, लर्निंग पॉइंट्स जिनको याद रखना है कैपेसिटर के अंतर्गत, उसमें से ही है ये, ठीक है। तो ये तो मैंने तुम्हारे समझाने के लिए बताया कि फॉर्मूला ये होते हैं, स्टूडेंट को ऑलरेडी पॉइंट्स याद होते हैं, तो ये बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता था। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन है भाई कि 3 कॉन्सेंट्रिक मेटालिक स्फेरिकल सेल हैं बच्चों, जिनकी रेडियस कितनी दे रखी है हमें, जिनकी रेडियस हमें गिवन है R, जिनकी रेडियस कितनी गिवन है बच्चों अपने को, इनकी रेडियस हमें गिवन है R, 2R, 3R, इस टाइप से हमें इनकी रेडियस गिवन है। तो इनका क्या निकालना है हमें,
कि अगर इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो तो Q1 Q2 Q3 क्या होगा। तो बच्चों ये IIT मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी, मतलब ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके रखते हैं बच्चे, उनको इसका आंसर ही पता चल गया होगा, ये भी पता चल गया होगी वास्तव में IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर भी अपन एक बार इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि 3 कॉन्सेंट्रिक सेल है भाई, ए हो जाएगी एक, ए हो जाएगी दूसरी सेल, ये हो जाएगी तीसरी सेल। इनकी रेडियस हमें R पता है कि R है, ये 2R है, ये 3R है। क्लियर बच्चों, ये रेडियस है। हमें बोला जा रहा है कि इनको कितना कितना चार्ज दिया जा रहा है भाई, कि इसको हमने Q चार्ज दे दिया है, इसको हमने Q2 चार्ज दे दिया है, इसको हमने Q3 चार्ज दे दिया है बच्चों। तो हमें मालूम है कि कंडक्टिंग मेटेलिक सेल है। कैसी सेल है? मेटेलिक। तो ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आएगा माइनस का Q1 चार्ज, ऊपर आ जाएगा प्लस का Q1 प्लस Q2। फिर नीचे अंदर इसके मतलब इनर पॉइंट पर देखें हम लोग, आउटर की पर, तो ये आएगा माइनस का Q1 प्लस Q2 चार्ज, और बाहर कितना आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 चार्ज। ठीक है, मतलब हर एक पर हमने चार्ज देखा, आउटर सरफेस पर कितना कितना आ रहा है, इस पर आ रहा है Q1, इस पर आ रहा है Q1 प्लस Q2, इस पर आ रहा है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, तो इसमें अपने को बोला जा रहा है कि डेंसिटी सेम है। इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते थे बच्चों। बोला जाता था व्हाट इज द चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ थर्ड सेल। ठीक है, तो कितना चार्ज है, इस पर सिंपल क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे अपन और भी देख रहे हैं क्वेश्चन की, बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं, तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर बनाया जा सकता था। फिलहाल हमें ये नहीं पूछा जा रहा है चार्ज कितना है, हमें पूछा जा रहा है भाई इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है बच्चों, सेम है। मतलब ρ1 ρ2 सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी को अपन सिग्मा से नोट करते हैं, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 3। क्लियर हो गई बात। आफ्टर दैट हम चर्चा करते हैं ये क्या होता है, Q1 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर, इसकी रेडियस R है। और आगे बात कर रहे हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा भाई Q1 प्लस Q2 अपॉन सेकेंड का स्फीयर का, सेकेंड स्फेरिकल सेल का एरिया कितना हो जाएगा कि 4 पाई इंटू 4R स्क्वायर, और थर्ड का कितना हो जाएगा भाई Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन 4 पाई इंटू 9R स्क्वायर। क्लियर। अब सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूं सबसे पहले हम इनको इक्वल रख लेते हैं, इन दोनों टर्म को इक्वल रखते हैं तो क्या हो जाएगा 4 पाई से 4 पाई कट गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या यहाँ पर Q1 बच गया, यहाँ पर बच गया Q1 प्लस Q2 अपॉन 4। इस 4 को मैं इधर ले आता हूं तो क्या हो जाएगा 4Q1 इक्वल टू Q1 प्लस Q2, और 3Q1 इक्वल टू हो जाएगा भाई Q2। तो फाइनली मैं यहाँ पर ऐसा देख रहा हूं कि Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू हो जाएगा, Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू हो गया बच्चों 1/3। मतलब मेरे को एक रेशियो तो आ गया निकलकर, Q1 रेशियो Q2 बराबर 1:3 आएगा। ऐसी थर्ड भी हम निकाल सकते हैं। तो अब इसमें कौन सा आंसर मैच कर रहा है भाई 1:3, तो एक में ही आ रहा है, तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो बच्चों ये था IIT में आया हुआ क्वेश्चन। अब कि नहीं पूरा आंसर निकालना है तो अपन क्या करेंगे, फिर इसको भी थर्ड स्टेप को भी हम इक्वल रख लेंगे। क्लियर। तो ये यहाँ पर अपने को ये माइंड में होना चाहिए कि मेरे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, नहीं कि सब्जेक्टिव। इसलिए अपने को अगर थोड़ा सा भी आइडिया मिलता है तो में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, अपने को कोई पूरा फाइनल आंसर लाने की जरूरत नहीं है। चलो आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर का क्वेश्चन कि 2 सैटेलाइट्स हैं भाई A एंड B, और किसी प्लैनेट के चारों ओर वो घूम रहे हैं, उनकी रेडियस है 4R एंड R। क्लियर। तो एक की वेलोसिटी अगर कितनी दे रखी है हमें 3v दे रखी है, तो दूसरे की वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है बच्चों, क्या होगी। तो देख रहे हैं हम लोग इसका कैसे समाधान कर सकते हैं हम लोग कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट ये कितना होती है बच्चों, v बराबर इसका फॉर्मूला होता है Gm/r। क्लियर। ये जो m है वो प्लैनेट का मास होता है, नहीं कि सैटेलाइट का मास। तो सैटेलाइट के मास पर तो डिपेंड ही नहीं करता है ऑर्बिटल स्पीड। अगर अपने को बाय द वे मास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बना दे तो ये बात माइंड में होनी चाहिए तुम्हारे को कि सैटेलाइट के मास पर ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती है, प्लैनेट के मास पर करती है। फिलहाल हमें जो दिया है वो रेडियस के बारे में दे रखा है, तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि प्लैनेट तो सेम ही है, मास तो सेम ही रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि √r यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पर B और A है, तो ये क्या हो जाएगा VA/VB।
इक्वल टू बच्चों हम इसका रेशियो लेंगे, इनवर्स इक्वल टू का रेशियो है तो आर बी अपॉन क्या हो जाएगा आर ए। अब इसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, ये दे रखा है 3v, ठीक है, ये हो जाएगा वी बी, पता नहीं है कोई नहीं। आफ्टर दैट इधर देख रहे हैं हम लोग आर बी कितना है, आर है और कितना है 4r है। तो बच्चों ये हो जाएगा जब हम r से r को काट दें तो ये हो जाएगा 1/2। तो वी बी कितना आ जाएगा यहाँ से, वी बी आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा तो 6v आ जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच किया यहाँ पर, सेकेंड ऑप्शन मैच किया। तो ये था भाई ग्रेविटेशन का क्वेश्चन, ठीक है, ग्रेविटेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट है भाई 14 नंबर का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है भाई। हमें बोला जा रहा है कि कोई पर्सन चेयर पर बैठा हुआ है सैटेलाइट के अंदर और बेडलेस फील करता है तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो भाई जब भी बेडलेस कंडीशन आती है तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है ना। बेडलेस कंडीशन में उसका वेट कुछ होता नहीं है तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो जीरो हो जाएगा। तो यहां पर अपने को थर्ड ऑप्शन में दे रखा है द नॉर्मल फोर्स इज जीरो, ठीक है। तो यही आंसर सही है भाई कि जब वेट ही नहीं है तो कोई वेट नहीं है तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा नहीं, क्योंकि वो सरफेस को प्रेस ही नहीं कर पाएगा। चलो आफ्टर दैट हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं। तो फिर इसका आंसर बच्चों क्या जाएगा, थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। और ये हमेशा याद रखना है कि बेडलेस कंडीशन नॉर्मल रिएक्शन कितना होता है, जीरो होता है। चलो आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्या है 15 नंबर का क्वेश्चन, ये है बच्चों 15 नंबर का क्वेश्चन कि एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं हम लोग। द सरफेस एरिया ऑफ ब्लैक बॉडी हमें गिवन है, इट्स टेम्परेचर भी गिवन है, एनर्जी रेडिएट बाई इट्स पर मिनट, अपने को एनर्जी फाइंड करनी है कि एक पर मिनट एनर्जी कितनी रेडिएट होती है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं भाई कि हमें ये बिल्कुल स्टीफेंस लॉ से मालूम है, ये है स्टीफेंस लॉ। तो बच्चों स्टीफेंस लॉ क्या होता है, स्टीफेंस लॉ होता है कि ई इमिसिव पावर इक्वल होता है सिग्मा टी की पावर 4, जहां पर सिग्मा है स्टीफेंस कांस्टेंट। अब जो इमिसिव पावर है इसको बोलते हैं हम लोग क्यू ए इंटू टी, की एनर्जी रेडिएट पर यूनिट एरिया इंटू पर यूनिट टाइम में जो एनर्जी निकलती है किसी ब्लैक बॉडी से, आदर्श कृष्णिका से, उसको हम ऐसे लिखते हैं टी की पावर 4, ठीक है। तो हमें क्यू फाइंड करना है, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है क्यू फाइंड कीजिए। तो क्यू कितना आ जाएगा, यहां से देखें सिग्मा टी की पावर 4 ए इंटू स्मॉल टी मतलब टाइम। अब सबसे पहले हम टेम्परेचर पता करते हैं भाई, टेम्परेचर कितना दे रखा है, टी दे रखा है भाई 727, तो उसको अपन को केल्विन में कन्वर्ट करना है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, मतलब केल्विन में टेम्परेचर लेना मस्ट है, ये केल्विन में लेना पड़ेगा। तो केल्विन में लेना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा भाई 727/273। तो इसको हम ऐड करके देखें तो ये आ जाएगा 1000, मतलब 10 की पावर 3 केल्विन। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, सिग्मा की वैल्यू है 5.67 इंटू 10⁻⁻⁸ ये तो हो गया स्टीफेंस कांस्टेंट। ये टी की पावर 4 है भाई, तो ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं टी की पावर 3 की पावर 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा बच्चों। ये क्लियर। एरिया कितना दे रखा है, ये दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻⁴, ये एरिया गिवन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इंटू टी, टी का मतलब है मिनट, पर मिनट में कितने सेकंड होते हैं बच्चों, 60 सेकंड होते हैं। अब इसको अपन सॉल्व करना चाहें तो इसको मोटे मोटे तौर पर अपन सॉल्व करें, पावर को देखें तो प्लस की पावर 12 है, माइनस की पावर 12 है, ठीक है। ऐसे करके हम देख रहे हैं। अब बचा क्या, ये जो भी बच रहा है उसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा, ठीक है ना, 300 आ जाएगा। और इसको भी फिर से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 300, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 150, 170 के अराउंड आंसर आ रहा है पावर 3 में। तो ए आ जाएगा जब पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो थर्ड आंसर, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, थर्ड आंसर आ रहा है। मोटे मोटे तौर पर अपन देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ऑप्शन में खूब डिफरेंस है, तो अपन लगभग मोटे मोटे तौर पर देखें तो कितना हो जाएगा, देखो ये 300 हो जाएगा, 300 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाता है 1500 हो जाता है। 1500 का मतलब पावर की टर्म्स में लिखा तो ये ऐसा आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये था भाई एक हीट ट्रांसफर जो चैप्टर है अपना, उसमें रेडिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, टॉपिक था स्टीफेंस लॉ से रिलेटेड। चलो आफ्टर दैट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर का क्वेश्चन कि ये है भाई कार्नोट इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन।
कार्नोट इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, और बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भी, ज्यादा कोई टिपिकल लेवल नहीं कहा जाएगा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट भी इसको कन्वर्ट कर सकता था बढ़िया आंसर मार्क्स में, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, नेक्स्ट हम चर्चा क्या कर रहे हैं कि एक बार टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, एक बार देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। अरे दीपक, दीपक हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, कौन सा क्वेश्चन, ए है हीट इंजन पर बेस्ड क्वेश्चन भी। तो इस हीट इंजन पर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल टाइप का ही क्वेश्चन हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या हमें गिवन है भी। तो इसमें हमें क्या क्या गिवन है देख रहे हैं कि इसमें कार्नोट इंजन को इतनी हीट देते हैं तो उसको टेम्परेचर दे रखे हैं सिंक का और सोर्स का, बोला जा रहा है कितना वर्क डन होगा। तो इसमें कितना वर्क डन होगा भी वो हम देख रहे हैं। तो कितना वर्क डन होगा तो हमें मालूम है ईटा इक्वल टू कितना होता है, ए ईटा इक्वल टू होता है बच्चों, ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। क्लियर हो गई ये बात, ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 हो गया। अब ए ईटा को हम लिख सकते हैं W अपॉन Q, ए है वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। अब देखें हम लोग T2 कितना दे रखा है भी, इतना दे रखा है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 300। इसको जब हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300। तो ये आ जाएगा बच्चों 300 अपॉन T1 कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा देख रहे हैं हम लोग, ये दे रखा है भाई, इसको अपन 273 और ऐड करें तो ये हो जाएगा 900। तो बच्चों इसको मैंने काट दिया, ये 1 कट गया, 1/3 पूरा कट गया, तो ये आ जाएगा फाइनली 2/3। तो जो W हमें फाइंड करना है तो ये कितना आ जाएगा 2/3 इंटू Q। Q कितना एब्जॉर्ब किया जा रहा है यहाँ से 3 इंटू 10⁶ इंटू 4.2, क्योंकि बच्चों में एक किस में दे रखा है, कैलोरी में दे रखा है, क्लाइमेक्स भी कह सकते हैं हम लोग इस क्वेश्चन का कि हमें कैलोरी में दे रखा है, और आंसर किस में दे रखे हैं, जूल में दे रखे हैं। इसलिए अपना को ये भी मस्ट है कि इसको अपन इस टाइप से सॉल्व करेंगे, आंसर किस में आ जाए, जूल में। तो हमें मालूम है कि कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर एक तो कट गया भाई पूरा का पूरा, तो ये कितना आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8.4 इंटू 10⁶, मतलब सेकेंड आंसर इस क्वेश्चन का बच्चों आ चुका है। तो ये है 16 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आफ्टर दैट हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 16 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कार्नोट साइकिल का एक कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ऐसी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि कार्नोट साइकिल में जो रिवर्सिबल हीट इंजन होता है वो किस किस से बना होता है। तो बच्चों इसको जब तुम्हारे को थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जाता है तब ये बात बताई जाती है तुम्हारे को कि जो कार्नोट साइकिल है वो किस किस से बना होता है। मैं पूरा ही बता देता हूं तुम्हारे को कि फर्स्ट साइकिल होता है भी आइसोथर्मल एक्सपेंशन। पहला क्या होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये फर्स्ट प्रोसेस का नाम है। फिर होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। नेक्स्ट कौन सा होता है बच्चों, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है ना, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन। आफ्टर दैट कौन सा होता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। नेक्स्ट कौन सा होता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। और लास्ट होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो इसमें कितने साइकिल है भाई, इसमें 4 साइकिल बनी हुई, 4 प्रोसेस हुई। कौन कौन से, 2 तो आइसोथर्मल और 2 एडियाबैटिक। तो बच्चों 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबैटिक, 1 आइसोथर्मल, 2 आइसोथर्मल एंड 2 एडियाबैटिक। क्लियर। तो ये थर्ड आंसर ही इसका सही आंसर है। इसमें ऐसे क्वेश्चन ही बन सकते थे भाई कि कौन सा ऐसा भी क्वेश्चन इसमें बनाए जा सकते थे किस टाइप से कि पहला प्रोसेस कौन सा होता है, सेकंड कौन सा होता है, उनके नाम भी पूछे जा सकते थे। तो हमें मालूम होना चाहिए पहला प्रोसेस का नाम क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सेकंड है एडियाबैटिक एक्सपेंशन और रिवर्सिबल है चूंकि, तो जितना एक्सपेंशन किया है फिर उसको वापस से कंप्रेस करेंगे तो आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये इसका सॉल्यूशन है भाई। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बच्चों ये है गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं वोल्टमीटर में।
गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं भाई, इसकी रेंज ले रहे हैं 0 से 20 तक, तो उसको कितना क्या करना पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट है कि जब भी हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो बच्चों हमें क्या करना पड़ता है कि जब भी हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। तो सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो ये देखो दो ऑप्शन अपने मैच कर रहे हैं यहाँ पर सीरीज में, बाकी दो ऑप्शन तो बिल्कुल कैंसिल ही हो गई पहली बार में कि पैरेलल में नहीं जोड़ना है, सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ना है। फिलहाल तो मैं चर्चा कर रहा हूं कि क्या है इसका सॉल्यूशन, कि हमें मालूम है भाई ये गैल्वेनोमीटर है बच्चों, की गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस हम जी लेंगे और इसको कन्वर्ट कर किस में करना चाह रहा हूं मैं, वोल्टमीटर में। ऐसे करते हुए वोल्टमीटर में हमने कन्वर्ट किया, ए आर एच है हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो ये बी बराबर क्या होता है, अगर ये फुल डिफ्लेक्शन कितने पर देता है, आई जी पर देता है, तो बी बराबर हो जाता है आई जी इंटू जी प्लस आर एच। क्लियर। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे यार, ये कितनी हाई रेंज कितनी है, मैक्सिमम रेंज 20, तो यहां पर रख देंगे 20 इक्वल टू फुल डिफ्लेक्शन के लिए करंट गिवन है 5 मिली एम्पियर, तो हो जाएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3, जी की वैल्यू 50 है बच्चों, और आर एच इस प्रकार से। इसको हमने 4 बार काट दिया है 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4000, तो ये हो जाएगा 4000, ये इधर आएगा, और 50 प्लस आर एच हाई रेजिस्टेंस, तो हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी बच्चों आर एच इक्वल टू 4000 माइनस का 50 बोले तो इतने ओम, एक आंसर आ जाएगा कि इतने ओम का रेजिस्टेंस हमें किसमें जोड़ना पड़ेगा, सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, जो कि कौन से ऑप्शन में आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है। तो ये हुआ भाई अपना क्वेश्चन नंबर 18। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो ये भी अपने को बोला जा रहा है कि भाई एक वोल्टमीटर है और वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 998 मतलब 998 ओम है, और उसको एक ईएमएफ मेजर करने के लिए, एक सेल का ईएमएफ मेजर करने के लिए इसको काम में ले रहे हैं हम लोग, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है भाई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। क्लियर हो गए बच्चों, 2 ओम है, तो हमें बताना है क्या है, हमें बताना है कि उसको एरर कितनी आएगी। ये बच्चों हम जानते हैं अच्छी तरह से कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होने की वजह से कुछ लिमिटेशंस होती है, इसलिए उसका जो रिजल्ट आता है वोल्टमीटर का वो पूरा एक्यूरेटली न होकर कुछ एरर होती है उसमें, वो एरर हमें बतानी है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं भाई एक सेल है जिसका ईएमएफ है 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। क्लियर बच्चों, उसको हम काम में ले रहे हैं मेजर करने के, एक वोल्टमीटर काम में ले रहे हैं जिसका रेजिस्टेंस कितना है 998 ओम। तो बच्चों इससे कितनी करंट फ्लो होगी ये निकाल लेते हैं हम लोग। तो करंट आई बराबर क्या होता है भाई, करंट आई बराबर होता है V अपॉन आर टोटल इक्विवेलेंट, तो V कितना है 2 है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है बच्चों 2 प्लस इस प्रकार से, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3, ये कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ऐसा आ जाएगा, इतना एम्पियर ये करंट आ रही है, इतनी एम्पियर करंट आ रही है। अब आफ्टर दैट हम क्या चर्चा कर रहे हैं कि इसके बाद बच्चों हम यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं हम लोग, कितना आ रहा है, तो हम देख रहे हैं भाई ये हो जाएगा माइनस का 2 VA, इसको मैं A मान लेता हूं, इसको मैं B मान लेता हूं, तो VA माइनस का 2 प्लस का 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3 इक्वल टू VB। तो ये जो है वो किसके बराबर आना चाहिए था, इनके बीच का डिफरेंस 2 वोल्ट आना चाहिए था, पर 2 वोल्ट नहीं आकर कितना लेस आ रहा है देख लेंगे हम लोग कि VA माइनस VB, ये आ रहा है बच्चों 2 इंटू 2 माइनस का 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3 आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो एरर आ रही है मतलब इतना कम बताएगा, वोल्टमीटर जो रिजल्ट बताएगा वो इतना कम बताएगा रिजल्ट, ठीक है ना, इतना कम बताएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया भाई जो एरर आई है वो आ गई 4 इंटू 10 टू दी पावर, इतनी एरर आ रही है भाई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। चलो बच्चों आफ्टर दैट हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम हम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे अब लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज फॉल्स इन रेस्पेक्ट टू बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के लिए कौन सी इसमें प्रॉपर्टी है जो फॉल्स है बच्चों, तो देखते हैं हम लोग, पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज को।
पहली प्रॉपर्टी, इट डज नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि अपने को ये तो चूज करना है ना फॉल्स स्टेटमेंट, तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया ए वाला। तो यही आंसर है, क्योंकि बार मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता है, बार मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता है। तो फिलहाल हम चर्चा क्या कर रहे हैं कि हमें फॉल्स वो देखना था स्टेटमेंट, तो फॉल्स स्टेटमेंट क्या हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। बाकी सब सही है कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर, और इट कैन नॉट सेपरेटेड। इसकी बाकी सारी प्रॉपर्टी किसके रेस्पेक्ट में, बार मैग्नेट के लिए सही है, बट एक पहली प्रॉपर्टी फॉल्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलो आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों कि 2 पर्सन है, वो किसमें सेम लोकेशन पर खड़े हुए हैं, और इसमें क्या बताया जा रहा है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी दे रखी है हमें, स्क्वायर की साइड 60 मीटर, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हम लोग इसका कैसे क्या सॉल्यूशन बना पाते हैं कि हमें एक स्क्वायर गिवन है भी, ऐसे करते हुए बच्चों ऐसे करते हुए एक स्क्वायर हमें गिवन है, कितने का, 60 मीटर इसकी साइड है। अब एक तो है वी ए इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, इधर की तरफ मूव करता है, और ये वी इधर की तरफ मूव करता है, इधर की तरफ मूव करता है। इसकी वेलोसिटी कितनी है भाई, ए है 4 मीटर पर सेकेंड और ये है 2 मीटर पर सेकेंड। बोला जा रहा है ए और बी ऐसे जाएंगे तो ये कितने टाइम में एक दूसरे को मिलेंगे, पहली बार एक दूसरे को फिर से अगेन मिलेंगे। तो मान लेते हैं लेट कंसीडर टी टाइम बाद वो वापस से मिलते हैं बच्चों, कितने टाइम बाद वो पुनः में एक जगह पर आ जाते हैं, मतलब उसी जगह पर नहीं कहीं दूसरी जगह पर मिलते होंगे। तो टी टाइम पर, तो ये टी टाइम में ए पार्टिकल कितना चलेगा, वेलोसिटी है 4, तो 4 इंटू टी चलेगा भी, 4 इंटू टी चलेगा, ये कितना चलेगा, प्लस का 2 इंटू टी चलेगा। और बच्चों ये जो चलेंगे जब मिलेंगे तो दोनों का जो सम आएगा डिस्टेंस का वो किसके बराबर आएगा, सरकमफेरेंस के इक्वल आएगा। सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, 4 इंटू 60 स्क्वायर का सरकमफेरेंस। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये जाएगा 60 इक्वल टू 4 इंटू 60, 6 से 10 टाइम्स कट गया बच्चों, कितना सेकंड आ गया, 40 सेकंड। तो इसका आंसर आने वाला है 40 सेकंड। क्लियर हो गई बात। अब ये सेम डायरेक्शन में चलते तो इसका आंसर थोड़ा डिफरेंट आता, फिर अपन क्या करते, इसमें ऐड करके न करके सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं हम लोग। फिलहाल तो हम नेक्स्ट चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 22 नंबर का क्वेश्चन है, ए बॉडी इज थ्रोन वेलोसिटी दिस एट एन एंगल 60 डिग्री। कि बच्चों एक बॉडी को अपन 60 डिग्री पर फेंक रहे हैं, कितने 60 डिग्री पर फेंक रहे हैं 20 की स्पीड से। फाइंड द टाइम गैप बिटवीन द टू पोजीशन ऑफ द बॉडी वेयर द वेलोसिटी ऑफ बॉडी मेक्स एट एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन का एक थोड़ा सा टिपिकल लेवल का क्वेश्चन हम कह सकते हैं, लेंथी क्वेश्चन कह सकते हैं, टिपिकल तो कहना सही नहीं रहेगा, लेंथी क्वेश्चन कहना ज्यादा सही रहेगा। तो देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं, डायग्राम बनाकर समझते हैं भी कि कैसे इसका सॉल्यूशन बना सकते हैं हम लोग। कि इस प्रकार से कोई प्रोजेक्टाइल है भी और इसको अपन ऐसे फेंक रहे हैं, कितने एंगल पर, 60 डिग्री के एंगल पर, और ये है 20 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों यहाँ पर u cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी भाई u cos थीटा 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी भाई। और v y में कितनी आ जाएगी, u sin थीटा, ये आ जाएगा बच्चों जब 10 और 10√3 मीटर पर सेकेंड आंसर, मतलब सॉरी इसकी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। हमें बोला जा रहा है, हमें क्या बताया जा रहा है भाई कि ऐसा हमें ये पता करना है कि जब वेलोसिटी वेक्टर जो है वो 30 डिग्री के एंगल बना रहा हो। एक बार तो हम कहेंगे कि ऊपर जाते समय बनाएगा और एक बार नीचे आते समय बनाएगा। मतलब 30 डिग्री एंगल कितनी बार बन रहा है, 2 टाइम्स बन रहा है। तो इनका बीच का टाइम डिफरेंस कितना है, सपोज करें यहाँ तक जाने में टाइम लगता है t1, यहाँ तक जाने में टाइम लगता है t2, तो हमें जो टाइम गैप फाइंड करना है वो फाइंड करना है t2 माइनस t1। ये बच्चों हमें कैलकुलेट करना है, तो ये अपना टारगेट है। तो आप देख रहे हैं इसको कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमें मालूम है कि जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल से वो कितना होता है, tan अल्फा। यहाँ पर थीटा है अल्फा की जगह, बट जनरल फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, tan अल्फा इक्वल टू होता है बच्चों u साइन थीटा माइनस का gt अपॉन क्या हो जाएगा भाई, या अपन ऐसे लिख सकते हैं रुपए कि वी वाई अपॉन वी एक्स। ठीक है बच्चों,
ये टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई में जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, इनिशियल वेलोसिटी हो गई यू साइन थीटा माइनस का जी टी, और ये हो जाएगा यू कॉस थीटा। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1030 इक्वल टू ये आ गया बच्चों 10√3 माइनस 10t1। पहली बार में जब एंगल बना रहा है तो t1 कंसीडर किया है टाइम को, और ये दे रखा है में 10 से 10 तो कट जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1/√3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो t1 को ये आ जाएगा 2/√3 सेकेंड। क्लियर हो गई बात। तो बच्चों ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। आपका दैट नेक्स्ट कंडीशन में कहां पर बन रहा है, यहां पर बन रहा है। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, इसके लिए लिखूंगा मैं माइनस का 1030 डिग्री, क्योंकि बच्चों ये नेगेटिव डायरेक्शन में बन रहा है, ठीक है ना। और बिल्कुल सेम रहेगा ये कितना कि ये है u साइन थीटा 10√3 माइनस का 10, इसको लिख लेंगे t2/10। इसमें भी 10 कॉमन लेकर काट देंगे तो t2 बराबर आ जाएगा बच्चों। सॉल्व करना तुम लोग, इसको लिखेंगे हम लोग माइनस का 1/√3। तो ये जो t2 आ रहा है वो आ रहा है 4/√3। इसको सॉल्व करना 4/√3 सेकेंड आ रहा है। हमें क्या फाइंड करना था, फाइनली हमें फाइंड करना था बच्चों ए वाला गैप। तो ये कितना आ गया 4/√3 माइनस 2/√3। जब इसको हमने सॉल्व किया तो आ गया, घटाएंगे हम लोग इसको तो इतना आ जाएगा 2/1.7 का मतलब है कि 1 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ आंसर आएगा। तो देख लेते हैं ऐसा ऑप्शन क्या दे रखे हैं। ऐसा ऑप्शन बच्चों अपने को ए दे रखा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्लियर। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था प्रोजेक्टाइल मोशन का, बट ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ ज्यादा कंसेप्ट लग रहे हो, बिल्कुल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। चलो आफ्टर दैट हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं भाई। तो एक बार चाहो तो सॉल्यूशन एक बार और देख सकते हो बच्चों। एक बार जाते समय 30 डिग्री प्लस का एंगल बनेगा, उसके लिए हमने इक्वेशन लगाई। लौटते समय माइनस का एंगल बनेगा, उसके लिए इक्वेशन लगाई। t1 t2 निकाले, सबट्रैक्ट किया तो अपना आंसर आ गया। ये आ जाएगा 0.5 जो भी आ रहा है वो डिवाइड करके हम देख लेंगे। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 23। ये हमें कोई ब्लॉक दे रखा है, ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल ये कह सकते हैं इजी लेवल का क्वेश्चन दे रखा है हमें कि इस टाइप से हमें कोई ब्लॉक है, उस पर फोर्स लग रहे हैं, और जो फोर्स लग रहे हैं भाई तो इधर देख लेते हैं हम इधर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा भाई। इसके कंपोनेंट लें तो ये हो जाएगा q cos थीटा, इधर की तरफ लग रहा है बच्चों q साइन थीटा। अब बोला जा रहा है कि रेस्ट में है, ये इक्विलिब्रियम में है बच्चों। रेस्ट का मतलब इक्विलिब्रियम में है, तो बताइए कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। ठीक है, तो हमें मालूम है कि भाई इसको जो मैनेज कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स को जो बैलेंस कर रहा है वो कौन सा फोर्स कर रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स कर रहा होगा, वरना तो ये फिसल जाता या मूव करने लग जाता। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इधर की तरफ कितना फोर्स हो गया, अभी इधर की तरफ फोर्स हो गया टोटल P प्लस क्यू साइन थीटा, P प्लस क्यू साइन थीटा। ये जो टोटल फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर म्यू एन के बराबर हो जाएगा बच्चों। तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा, म्यू बराबर हो जाएगा P प्लस क्यू साइन थीटा अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है वो देख लेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए mg भी तो डाउनवर्ड लगेगा ना, तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, तो mg प्लस क्यू कॉस थीटा। तो बच्चों ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो यहाँ पर फर्स्ट आंसर मिलकर अपना मैच कर रहा है। तो ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 23 का सॉल्यूशन। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, कि एक ब्रिक है, ब्रिक्स मतलब ईंट रखी हुई है, कहां पर रखी हुई है, ब्रिक्स ऑफ मास 2 kg जस्ट बीइंग टू स्लाइड डाउन ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना रहेगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना रहेगा बच्चों। तो इसको अपन डायग्राम बनाकर समझते हैं कि कोई इंक्लाइंड प्लेन ऐसे है, ठीक है, कितने डिग्री से झुका हुआ है, वो 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है। 2 kg की कोई ईंट है, ब्रिक्स है, और वो भाई फिसल नहीं रही, जस्ट स्लाइड करना चाह रही है। तो इधर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, ये लगेगा भाई mg साइन थीटा, और पीछे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा बच्चों, F। ये इसको बैलेंस करेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बैलेंस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो F है वो कितना किसके बराबर हो जाएगा, mg साइन थीटा के बराबर। m की वैल्यू 2 है, g की वैल्यू 9.8 है भाई, और ये है 45। थीटा की जगह कितना लिख लेंगे हम, 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा
√2। तो ऐसा करते हुए कौन सा ऑप्शन मैच किया अपना, ए फर्स्ट ऑप्शन मैच हो जाएगा, क्योंकि 9.8 को मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 19.6/√2। तो कौन सा आंसर आ गया बच्चों, इसमें सेकंड आंसर अपना मैच कर रहा है। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ए है 25 नंबर का क्वेश्चन कि एक अपने को न्यूक्लियस दिया गया है भाई, न्यूक्लियस कितना है कि न्यूक्लियस हमें गिवन है कि ए है 92 यूरेनियम 238। क्लियर बच्चों, इससे क्या बन रहा है, इससे यूरेनियम थोड़ा मिस्टेक गलती से टाइप हो गया, यहाँ पर पीबी आना चाहिए था, पीबी आना चाहिए था, लेड जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ए पीबी आना चाहिए था कि पीबी 82 और कितना हो जाएगा 206। हमें बोला जा रहा है कि कितने अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल इमिट होंगे यहाँ से यहाँ तक कन्वर्जन में। तो बच्चों मास नंबर में चेंज देखते हैं हम लोग कि मास नंबर कितना इसमें चेंज हुआ है। तो मास नंबर कितना चेंज हुआ है अपन देख रहे हैं कि 238 माइनस का 206, इसको जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ए आ गया बच्चों कितना 32। क्लियर। तो भाई एक अल्फा पार्टिकल जब निकलता है तो एक अल्फा पार्टिकल से जो मास नंबर कम होता है वो कितना होता है, 4 कम होता है। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल हो जाएंगे भाई 32/4 बोले तो 8 अल्फा पार्टिकल। तो बच्चों इसमें कितने अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, 8 अल्फा पार्टिकल। कंफर्म है कि अल्फा पार्टिकल 8 निकलेंगे, बट 8 वाले तो अपने को 2 ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब कि अभी मेरे को बीटा पार्टिकल और कैलकुलेट करना है। तो बीटा पार्टिकल कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो ये तो 4 से कम होता है, पर जेड कितने से कम हो जाता है, 2 से कम हो जाता है। ये 16 कम हो जाना चाहिए था, मतलब जो जेड है वो 16 कम करेंगे तो ये कितना आंसर आना चाहिए था, सॉरी ये जो जेड है वो कितना कम हो जाएगा 16। तो जब हम इसमें 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 76 आंसर आना चाहिए था। जेड 42 की बजाय कितना आना चाहिए था, 76 आंसर आना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, इसमें कोई बीटा पार्टिकल भी निकल रहे होंगे, क्योंकि बीटा पार्टिकल जब निकलते हैं तो जेड की वैल्यू बढ़ जाती है। तो मेरे को इसको बढ़ाकर कितना करना है, 82 करना है। तो कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें 6। तो बच्चों कितने बीटा पार्टिकल लिमिट होंगे इसमें, 6 बीटा पार्टिकल लिमिट होंगे, क्योंकि बीटा पार्टिकल निकलने की वजह से क्या होता है कि इसमें बच्चों जेड की वैल्यू बढ़ जाती है। तो अपने को कितना बढ़ाना है, 76 से 82 तक ले जाना, तो 6 बीटा पार्टिकल अपने को इमिट कराने पड़ेंगे। तो फाइनल आंसर हो गया कि 8। तो अल्फा पार्टिकल कैसे पता चला, मास नंबर चेंज होता है, क्योंकि बीटा पार्टिकल जब निकलता है तब मास नंबर चेंज नहीं होता है, केवल अल्फा पार्टिकल द्वारा ही मास नंबर चेंज होता है। वो भी एक अल्फा पार्टिकल में 4 कम हो जाता है मास नंबर। चलो तो बच्चों ये अपन ने देखा, एक क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन था ये। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम देख रहे हैं, नेक्स्ट हम बच्चों क्या देख रहे हैं कि ए है मॉडर्न फिजिक्स का ही क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसमें कि एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है बच्चों। एक हमें क्या दे रखा है, न्यूट्रॉन गिवन है, और न्यूट्रॉन के अंतर्गत हमें बोला जा रहा है कि उसकी क्या दे रखा है, डिस्टेंस इन फ्री स्पेस बाय न्यूट्रॉन कितना है, उसकी जो एनर्जी है वो कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है। तो वो हाफ टाइम में, हाफ लाइफ टाइम में वो कितना चलेगा। तो इसमें चलने के लिए हमें टाइम तो गिवन है कि इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, मतलब हाफ टाइम में डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। कितनी डिस्टेंस कैलकुलेट होगी हाफ लाइफ में, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम इसकी स्पीड फाइंड करेंगे। तो स्पीड फाइंड करें तो हमें मालूम है कि जो हाफ mv² है वो कितनी दे रखी है बच्चों, एनर्जी कितनी दे रखी है, 5 × 1.6 × 10 to the power 90। क्लियर। ये मैंने जूल में कन्वर्ट कर ली है, इस एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर लिया बच्चों, हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया है। आफ्टर दैट अब इसमें हाफ एम कितना होता है, 1.6 × 10 to the power माइनस का 27 होता है बच्चों। ठीक है ना, इसका मास होता है ये, और v² भी हम निकालना चाह रहे हैं, v इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हम निकालना चाह रहे हैं। तो a v² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 × 1.6 × 10 to the power माइनस का 19। तो 1.6 से अप्रोक्सीमेटली कट गया बच्चों, ठीक है ना, ये अप्रोक्सीमेट कट गया ये कह सकते हैं। और ये जो पावर वगैरह हम देख रहे हैं, तो ये v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग इतना आ रहा है, अप्रोक्सीमेट मीटर पर सेकेंड, या मैं इसको कह सकता हूँ 31 किलोमीटर
पर सेकंड, ए न्यूटन की स्पीड आ रही है। हमें डिस्टेंस निकालनी है बच्चों, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस होता है v इंटू टी। तो v कितना आ गया भाई 31 किलोमीटर पर सेकंड, और टाइम कितना दे रखा है हाफ लाइफ बच्चों, इतना मिनट दे रखा है। तो ये हो जाएगा इंटू 12.8 इंटू 10 की पावर, सॉरी 10 की पावर नहीं, इस मिनट को अपन को सेकंड में कन्वर्ट करना है ना, तो 60। इस प्रकार से हमने देखा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ए आ जाएगा लगभग कितना आ जाएगा 24,000 किलोमीटर। क्लियर बच्चों, क्योंकि वेलोसिटी किसमें है, किलोमीटर में है। तो ए इतना डिस्टेंस वो हाफ लाइफ में ट्रेवल करेगा न्यूट्रॉन, या ये कह सकते हैं न्यूट्रॉन की जो इंटेंसिटी है वो इतने डिस्टेंस चलने के बाद आधी रह जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ए था एक मॉडर्न फिजिक्स का अनदर क्वेश्चन। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 27, ए है सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन। कि हमें बोला जा रहा है कि कोई पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल है, मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एल्फा, देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास ऑफ कैपिटल एम कितना हो जाएगी। तो मैं बात कर रहा हूं भी कि ये इसकी मीन पोजीशन है पेंडुलम की, यहाँ पर एम मास का पेंडुलम है, और ये भाई एल्फा इसका मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है एल्फा। तो बच्चों यहाँ पर एक ब्लॉक आ गया, तो मैं अगर बात करूं, क्या बात कर रहा हूं, यहाँ से यहाँ तक की, कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की बच्चों ये लेंथ जो है, इसकी मैं बात करूं ऐसे करते हुए, यहाँ पर ये लेंथ कितनी आ जाएगी, ये जाएगी एल कॉस एल्फा, या कैपिटल एल कॉस एल्फा भी हम इसको कंसीडर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कैपिटल एल में दे रखा है ना लेंथ को, तो एल कॉस एल्फा है। और एक टोटल लेंथ कितनी है, एल है। तो जो एच है बच्चों कितना था, जो एच है वो एच कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा बच्चों एच बराबर, या मैं इधर लिख देता हूँ, एच बराबर हो जाएगा एल माइनस एल कॉस एल्फा। तो ये एच आ जाएगा एल 1 माइनस कॉस एल्फा, हो गया एच। अब जब ये ब्लॉक को हम छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी भी, कि काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी बच्चों mgh। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, mgh। हम देख रहे हैं इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं mgh, h कितना हो जाएगा देखो l 1 माइनस कॉस एल्फा, इस प्रकार से। तो ये कौन सा ऑप्शन सही निकल रहा है, इसमें थर्ड आंसर बिल्कुल अपना सही आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में कैपिटल एम दे रखा था, मैंने स्मॉल एम कंसीडर कर लिया, कोई नहीं, इतना चलेगा। ठीक है, आफ्टर दैट हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव कर रहे हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 28 नंबर का, क्या कि हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक बढ़िया सा क्वेश्चन गिवन है बच्चों इस टाइप से, कि एक एम मास का ब्लॉक है, वो किससे सस्पेंडेड है, एम मास का ब्लॉक सस्पेंडेड है भाई स्प्रिंग के द्वारा। ठीक है, और ये बोला जा रहा है कि जब वो एक्सट्रीम पॉइंट पर होता है, मतलब जब ऊपर जाएगा ब्लॉक, तो जब जो उसका जो एक्सट्रीम पॉइंट है वहां पर ये नेचुरल कंडीशन में जाती है। क्या स्प्रिंग नेचुरल कंडीशन में बच्चों आ जाती है। तो सबसे पहले तो हम इसका एम्पलीट्यूड फाइंड करना चाहेंगे। हमें मालूम होता है कि जो mg को बैलेंस करेगा वो कितना हो जाएगा, F बराबर kx होता है। वैसे तो फॉर्मूला जो बेसिक होता है जो स्प्रिंग के द्वारा लगाया जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या मान रहा हूँ कि मैक्सिमम एक्सट्रीम पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F बराबर kx, या F किसको बैलेंस करेगा, mg को। तो मैं लिख रहा हूँ mg इंटू ka, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट पर जो mg है उसको कौन बैलेंस करेगा, kx। ठीक है, तो a k मतलब a आ जाएगा यहाँ से, a इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, a इक्वल टू हो जाएगा mg अपॉन k। अब बच्चों k बराबर कितना होता है हमें मालूम है, k को हम लिखते हैं m ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि k को मैं लिख दूंगा m ओमेगा स्क्वायर, तो mg अपॉन m ओमेगा स्क्वायर, m से m कट जाएगा बच्चों। अब देख रहे हैं ओमेगा कितना होता है भाई, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई f। बच्चों हमें बोला जा रहा है कि इसमें ये जो पर सेकंड है ना 10 ऑसिलेशन कर रही है। कितने ऑसिलेशन है इसमें, 10 टाइम्स पर सेकंड। तो मतलब अपने को f दे रखा है 10 है, तो 10, अब f की वैल्यू 10 दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा भाई g अपॉन 20 का मतलब 400 पाई स्क्वायर।
ऐसा आंसर आ जाएगा। अब हमें दे रखा है कि जी की वैल्यू पाई स्क्वायर है, स्क्रीन से कट जाएगा भाई, कट जाएगा तो 1/4 का मतलब ये आ जाएगा 0.25 सेंटीमीटर। तो बच्चों एम्पलीट्यूड आ गया है SHM का कितना, 0.25 आ गया एम्पलीट्यूड। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं कि अब हमें क्या बोला जा रहा है, द स्ट्रिंग बिकम्स, फाइंड द स्पीड व्हेन द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय इतने सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर से वो स्ट्रेच्ड हो तब वेलोसिटी क्या होगी। तो इसके लिए बच्चों मैं तुम्हारे को ऐसा डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम बनाकर समझा दे रहा हूं कि ये जो है ना, सपोज करें यहाँ पर नेचुरल स्टेट में आती है, ए वाली नेचुरल स्टेट में जाती है स्प्रिंग, तो ए जो है और ए है भाई मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। तो ये कितना स्ट्रेच हो रखी है, यहां से हमें बोला जा रहा है कि 0.2, क्योंकि ये एक्सट्रीम पॉइंट है जहां पर नेचुरल आएगी, वो एक कौन सा पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट है। एक बार फिर से मैं इस डायग्राम को बनाने का प्रयास करता हूं। हाँ बच्चों, तो अब क्या बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, और मैं डायग्राम को दोबारा बना रहा हूं कि जो स्प्रिंग है भाई इस प्रकार से, ये मान लो कि इसकी नेचुरल स्टेट है, एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट है, पॉइंट ए है इसकी मीन पोजीशन, हमें बोला जा रहा है, अच्छा ए पूरी की पूरी जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 0.25 सेंटीमीटर। अब इसमें कितना एक्सटेंशन है, किसी समय बोला जा रहा है कि अपनी जो नेचुरल स्टेट है उससे कितना खिंची हुई है, ये खिंची हुई है इतने सेंटीमीटर। तो भाई जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, इसको मैं x बोल रहा हूँ, वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.25 माइनस 0.20 बोले तो 0.05 सेंटीमीटर, इतना हो गया। x आ गया, a आ गया, ओमेगा में मालूम है तो v हम निकाल सकते हैं बच्चों। v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा भाई ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों इसमें हम अब वैल्यू पुट कर देते हैं, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो ओमेगा कितना आ रहा है, 25 आ रहा है भाई, ओमेगा की वैल्यू 25 आ रही है। आफ्टर दैट आगे चर्चा करते हैं हम लोग कि ये हो जाएगा 0.25 का स्क्वायर माइनस 0.05 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम बच्चों इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 2 पाई इंटू √6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करें लगभग तो अप्रोक्सीमेट अपन ऑप्शन देखते हैं कि कितने ऑप्शन दे रखे हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि इसमें ए ऑप्शन आ रहे हैं, तो इसका जो आंसर आएगा अपना, कितना आंसर अभी मैच कर रहा था, देखें एक बार जो अपन ने सॉल्व किया है उसमें कितना आ रहा है, अपना आ रहा है भाई 2 पाई अंडर √6। तो 2 पाई का मतलब 6 हो गया, लगभग इसका भी 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 2-3 के लगभग आंसर आएगा। तो अपना ये थर्ड आंसर इसमें मैच कर रहा है बच्चों। तो ये ध्यान रहे अपने को, इसमें कौन सा आंसर मैच कर रहा है, अपने को थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है। चलो तो ये बात करने के बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है नेक्स्ट ऑप्शन। तो ए है भाई एक पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, एक पार्टिकल है जिस पर चार्ज इतना है, माइनस का इतना चार्ज दे रखा है बच्चों, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये मूव कर रहा है। बोला जा रहा है कि जो पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों लगने के बावजूद भी वो एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। बच्चों इस क्वेश्चन में देखना कि एक चार्ज पार्टिकल जो है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है भाई, एक पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो उस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो जो एक्स डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाता तो डिफ्लेक्ट हो जाता है, बट वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। इट मीन्स क्या हुआ कि इस पर जो फोर्स लग रहा है अलोंग दी नेगेटिव जेड डायरेक्शन, तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब अपन ये कह सकते हैं कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो एफ ई और एफ एम, मतलब मैग्नेटिक फोर्स बराबर लगेगा, जेड डायरेक्शन में लगेगा। ये मैंने तुम्हारे को वाई डायरेक्शन में नहीं बताया, बट वो जेड डायरेक्शन में लगेगा। तो डिफ्लेक्ट होते हुए बिना निकल जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ई बराबर क्या हो जाए, एफ एम
एपी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्यू ई, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी बी। क्यू से क्यू कट जाएगा बच्चों, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, बी बराबर आ जाएगा ई अपॉन वी। तो ई कितना दे रखा है भाई हमें, ई गिवन है बच्चों 10⁴, और वी कितना गिवन है, वी की वैल्यू गिवन है ये रहा 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा भाई 10⁻³ टेस्ला या वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर भी हम कह सकते हैं। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा भाई, फर्स्ट आंसर इसका आ जाएगा। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि हमें अनसर्टेनिटी दे रखी है, अभी किसमें अनसर्टेनिटी दे रखी है, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर आधारित है। ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में हमें अनसर्टेनिटी दे रखी है, तो मोमेंटम में निकालनी है बच्चों। तो ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अनसर्टेनिटी के दो फॉर्मूले अपने को गिवन है कि डेल्टा P इंटू डेल्टा एक्स बराबर, कहीं कहीं किताबों में लिखा मिल जाएगा 4 पाई, और एनसीईआरटी में लिखा मिल गया h/2 क्लियर। तो एनसीईआरटी को अपन प्रिपेयर करेंगे, हालांकि एक्यूरेट आंसर तो इससे आता है, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन इसी को प्रिपेयर करेंगे। तो मैं क्या लिख देता हूं यहाँ पर, हम लिख लेंगे कि कितना ग्रेटर देन इक्वल टू h/2 पाई क्लियर। अगर 4 पाई से आंसर ऑप्शन मैच करता है तो 4 पाई वाला आंसर ही ज्यादा एग्जैक्ट माना जाता है, बट अपने को आंसर मिलेगा नहीं 4 पाई लिखने के बाद, इसलिए अपन ऐसा लिख रहे हैं। तो भाई हमें डेल्टा P बराबर कितना आ जाएगा, डेल्टा P ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा h/2 पाई इंटू डेल्टा एक्स। एच की वैल्यू बच्चों हमें गिवन है, ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁶ कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो ये ऑलमोस्ट कट रहा है भाई, ऐसा एक बार 2.6 मतलब लगभग 1 टाइम्स कट रहा है। तो इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा बच्चों, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। इन पावर को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 24 पावर भी आ जाएगी। तो ये था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर आधारित क्वेश्चन। फिर 31 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। ये जो 31 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन है इलास्टिसिटी वाला चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग, बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस में अपन क्या लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं, वो अपन एक बार देख लेते हैं कि इसमें हम मालूम है क्या कि जो बीटा होता है वो होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा V इंटू वी। इसमें वैल्यू पुट करेंगे भाई, डेल्टा P कितना हो जाएगा, α-1 P0 में कॉमन ले लेता हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर V अपॉन डेल्टा V, ठीक है। तो डेल्टा V कितना आ जाएगा बच्चों, जो माइनस में आता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा α-1 P0 V अपॉन बीटा, क्लियर, ये हो जाएगा। अब मैं निकाल रहा हूँ V डैश, बाद में जब गहराई पर जाएंगे तो भाई प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, तो कितना घटकर कितना रह जाएगा कि पहले V था माइनस का डेल्टा V। तो इसमें बच्चों हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से वैल्यू पुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा फाइनली वो देख लेते हैं कि V तो मैं ले लेता हूँ कॉमन, 1 माइनस α-1 P0 अपॉन बीटा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा V, क्या हो जाएगा ये बीटा हमने ले लिया एलसीएम, बीटा माइनस 1 माइनस एल्फा P0, ठीक है, अपॉन बीटा, क्लियर बच्चों। अब यहां से मैं एक रेशियो निकालना चाहूंगा, कौन सा रेशियो, ये हो जाएगा भाई V अपॉन B डैश इक्वल टू क्या जाएगा, B अपॉन B डैश इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ये बीटा अपॉन, सॉरी बीटा नहीं है, B है बल्क मॉडुलस, B माइनस α-1 P0। अब बच्चों हमें मालूम है, क्या मालूम है कि जो डेंसिटी होती है वो इनवर्स इक्वल टू क्या होती है, V होती है, वॉल्यूम के इनवर्स इक्वल टू होती है डेंसिटी, क्लियर। तो डेंसिटी के लिए हम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P डैश अपॉन P इक्वल टू इस टाइप से। तो P डैश कितना आ जाएगा भाई, P डैश बराबर आ जाएगा P इधर चला जाएगा ऊपर, तो अपना आंसर मैच कर रहा है थर्ड, यहाँ पर B है ये, ठीक है ना, बल्क मॉडुलस B है, बीटा नहीं है, सॉरी B है। चलो तो ये अपन ने देखा भाई एक क्वेश्चन इलास्टिसिटी पर आधारित। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन भी बच्चों
बिल्कुल इलास्टिसिटी वाला क्वेश्चन है, एवरग्रीन क्वेश्चन है ये, और भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। इसमें जो डेंसिटी है डी से डोट कर दी है, जो एग्जाम में आया हुआ था वो रो से डोट कर रखा था वहां पर, बट कंसेप्ट वही है। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि कोई वायर है, उसको जब सस्पेंडेड किया जा रहा है वर्टिकली, तो खुद के वजन के कारण, खुद के मास के कारण कितनी उसमें लेंथ चेंज हो जाती है। तो बच्चों ये होती है mg/y/a। खुद के मास के कारण कितना चेंज आता है, तो ये होता है mg/y/a। कि ऐसी कंडीशन में दो तरीके होते हैं, तो उसको इंटीग्रेशन के द्वारा निकालें, या उसका जो मास है m, उसको कहां पर फाइंड करना है बच्चों, जो वायर का मास है उसको L/2 पर हम मान लें कि L/2 पर मास है mg, और वो सस्पेंडेड है तो कितनी लेंथ बढ़ेगी, तो L/2 और mg/a हो गया, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, ये डेल्टा L दे रखा है भाई 0.5, मतलब 1/2 L दे रखा है। m को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों, a इंटू एल हो जाएगा। तो m को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम GL/2YA। क्लियर हो गई बात। अब देखो L से L कट जाएगा, कट गया L से L, और क्या कट रहा है, A से A कट जाएगा। तो हमें क्या पूछा जा रहा है, हमें बोला जा रहा है L की वैल्यू। तो अच्छा 2 से 2 भी कट गया, तो बचा क्या फिर, ये बच गया y, इधर चला गया GDG, YDG, मतलब ये आ जाएगा सेकंड, कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इसमें आ जाएगा बच्चों, ठीक है। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का, कि ए मोनोक्रोमेटिक लाइट बी में विड्थ दे रखी है T है, और जब वो म्यू की वाटर इंडेक्स दे रखा है ये है, जब वाटर में जाएगी तो उसकी जो बीम है उसकी थिकनेस क्या रह जाएगी, ठीक है। ये हमें इसमें फाइंड करना है बच्चों। तो इसके लिए मैं तुम्हारे को हाइजेन प्रिंसिपल पर, हम हाइजेन प्रिंसिपल के द्वारा इसको हम सॉल्व करना चाहेंगे, ठीक है। तो हम इधर की तरफ देखते हैं, इसमें डायग्राम बनाकर, कि ऐसे कोई बीम आ रही है भाई, जिसकी हमें थिकनेस वगैरह गिवन है, कितनी है थिकनेस स्टार्टिंग में T हमें गिवन है, और ये जो इंसिडेंट हो रहा है वो कितने पर हो रहा है, 45 पर लाइट इंसिडेंट हो रहा है। इंसिडेंट के बाद ये थोड़ा सा डेविएट हो जाएगी भी, तो ये कितना एंगल आ जाएगा, ये आ जाएगा एल्फा एंगल, ठीक है बच्चों। तो एल्फा एंगल आ जाएगा, ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि बाद में जो थिकनेस है वो कितनी हो जाएगी, T' मान लेते हैं। बीम की जो चौड़ाई है वो कितनी ले लेंगे हम, T' हम कंसीडर कर लेंगे। तो ये T है, ये 45 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 एंगल। ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 45। तो ये भी कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। तो इसको मैं ABC नाम दे देता हूं। तो AC बराबर कितना आ जाएगा भाई, AC बराबर आ जाएगा बच्चों, AC बराबर आ रहा है √2T, क्योंकि ये T है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी है। अब मैं पॉइंट A पर क्या ले रहा हूँ, स्नेल्स लॉ काम में ले रहा हूँ। स्नेल्स लॉ काम में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, N1 sin I का मतलब 45, N1 sin I का मतलब 45 इक्वल टू N2 म्यू दे रखा है बच्चों, ठीक है। और साइन एल्फा, ए एयर में आ रहा है तो 1 हो जाएगा, तो यहां से आ गया साइन एल्फा बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, 1/μ√2 या 2μ√2, इस टाइप का आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया। अब मैं इसमें निकाल लूंगा कॉस एल्फा, कि कॉस एल्फा क्या आ जाएगा। तो कॉस एल्फा के लिए क्या करूंगा भाई, साइन एल्फा हमें गिवन है, तो ये आ जाएगा एल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो √2T नहीं √2μ ये हमें गिवन है। तो ये कितना आ जाएगा भाई, इसको जब हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो 2μ² - 1 आ जाएगा। तो कॉस एल्फा होता है बेस अपॉन 2μ² बेस अपॉन हाइपोटेनस √2μ, ऐसे आ जाएगा। अब इस ट्राइंगल में हम कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, इस पॉइंट को मैं D ले लेता हूं। तो इस ट्राइंगल में बच्चों ये हो जाएगा एल्फा, तो कॉस एल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस एल्फा इक्वल टू हो जाएगा भाई बेस अपॉन हाइपोटेनस। ए 90 डिग्री एंगल है तो हाइपोटेनस तो हो जाएगा 2√2 और बेस है T', तो T' अपॉन √2T, क्लियर। तो यहां से T' कितना आ जाएगा बच्चों, ये जो T' आएगा वही अपना आंसर कहलाएगा। तो √2 से तो √2 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2μ² - 1
अपॉन म्यू इंटू टी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देख लेते हैं एक बार हम। इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों? डी आंसर अपना करेक्ट आ रहा है। तो ये था थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हम कह सकते हैं इसको। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 34 नंबर का ये क्वेश्चन है कि इसमें अपने को बताना है कि लाइट अब बाहर ना निकले, मतलब लिक्विड से बाहर ना निकले, मतलब इसका सिंपल सा बात है कि क्या हो जाए, TIR हो जाए। तो जब भी TIR की कंडीशन हम लेंगे तो इस जगह पर बच्चों हम क्या लगाएंगे, हम लगा रहे हैं इसमें क्रिटिकल एंगल वाला कंसेप्ट। तो फिलहाल तो मैं इसको C मान लेता हूँ कि ये वाटर और ग्लास इंटरफेस है और ये C एंगल पर ये आ रहा है। तो ये कितना कैसे निकल जाएगा, इधर से निकल जाएगा। तो हमें पता है भी ये जो C है, तो यहाँ पर मैं क्या काम में ले लूँ, स्नेल्स लॉ काम में ले लूँ। तो ये हो जाएगा N1 कितना होता है 3/2 दे रखा है ग्लास का, और साइन C इक्वल टू क्या हो जाएगा N, ये म्यू है भाई, म्यू मेरे को पता नहीं है कितना है म्यू, और साइन 90। क्लियर बच्चों? तो ये हो जाएगा अपने को आ गया साइन C इक्वल टू क्या पता चल गया, साइन C इक्वल टू मेरे को पता चल चुका है कि आएगा 2/3 म्यू। क्लियर? अब हमें बोला जा रहा है कि बाहर ना निकले, TIR हो जाए। उसके लिए कंडीशन क्या है कि मतलब देखो ये 60 डिग्री का एंगल है भाई, ये 90 डिग्री का है, तो 30 का हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो ये एंगल कितना है, ये है 60 डिग्री का एंगल। इंसिडेंट एंगल कितना है बच्चों, 60 डिग्री। तो TIR के लिए क्या कंडीशन है कि जो 60 डिग्री है ये बड़ा होना चाहिए किससे, C से, या साइन 60 क्या होना चाहिए, साइन 60 डिग्री बड़ा होना चाहिए साइन C से। तो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2। क्लियर? ये बड़ा होना चाहिए किससे, साइन C रहा, ये रहा 2/3 म्यू से। तो बच्चों म्यू कितना आ गया, यहां से इस रिलेशन के द्वारा आ जाएगा म्यू, ये जो है वो आएगा लेस देन कितना 3√3/4। क्लियर? ऐसा कौन सा ऑप्शन में दे रखा है वो देख लेते हैं हम लोग। ऐसा कौन से ऑप्शन में दे रखा है बच्चों, ये है फर्स्ट ऑप्शन में। तो ये इसका आंसर आ जाएगा बच्चों फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर हो गई ये बात? आफ्टर दैट हम आगे चर्चा कर रहे हैं 35 नंबर के क्वेश्चन की। 35 नंबर का क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई कोई पार्टिकल है वो AB के इस लाइन के AB लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो O के रेस्पेक्ट में जो एंगुलर मोमेंटम ले रहे हैं वो कैसा क्या रहेगा। तो इसके जो O के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम ले रहे हैं उसको मैं आगे बढ़ा दूं तो ये क्या होगा कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाएगी। ऐसे करते हुए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहा हूं मैं R। क्लियर? AB से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R लेंगे तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है विद रेस्पेक्ट टू O, ये हो जाएगा MBR, कौन सी वाली, परपेंडिकुलर। तो बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि AB जितने भी पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहे हैं सबके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होने की वजह से क्या होगी कि इनका लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा। एंगुलर मोमेंटम बच्चों क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर करेक्ट आंसर है। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं 36 नंबर की बात करते हैं कि हमें एक M मास का कोई सॉलिड स्फीयर है, रोल कर रहा है, प्योर रोलिंग करते हुए जा रहा है, तो वो कितनी हाइट तक वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा। तो इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, यहाँ पर हम लेंगे क्या कंसेप्ट लाएंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में। अब रोलिंग मोशन में जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाफ mv², ये तो ट्रांसलेटरी मोशन की, और हाफ I ω², ये रोटेशन मोशन की होती है mgh। क्लियर? अब मेरे को मालूम है हाफ mv² प्लस, अब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सॉलिड स्फीयर का वो होता है 2/5 mr²। क्लियर बच्चों? 2/5 mr², और ये v होता है वो होता है v/r का स्क्वायर लग रहा है mgh। तो बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, m से m कट रहा है, m से m कैंसिल हो गया, ये r से r का स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर v² में कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बचा बच्चों हाफ प्लस 1/5 इक्वल टू GH। ये कितना हो जाएगा 10/7। अच्छा h निकालना है ना, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 7/10 v² बराबर GH। तो बच्चों h बराबर फाइनल आंसर आ गया अपना क्या, 7/10 v² G।
क्लियर? ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल थर्ड ऑप्शन है बच्चों। तो ये है कि इसमें अपन क्या देखेंगे कि इसमें जो सॉलिड स्फीयर है उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। उस कंसेप्ट से अपन इसमें इसकी हाइट निकाल लेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट है भाई 37 नंबर का क्वेश्चन कि इसमें इंप्योरिटीज मिला देंगे तो क्या होगा बच्चों? किसी कंडक्टर में हम इंप्योरिटीज मिला दें इन दी मेटल का मतलब कंडक्टर में इंप्योरिटीज मिला देंगे तो क्या होगा बच्चों? इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे कंडक्टर की केसेज में तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ जाएंगी, नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ जाएंगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो कंडक्टिविटी घट जाती है। तो थर्मल और इलेक्ट्रिक दोनों कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? घट जाएंगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी बोथ आर इंक्रीज ना, इलेक्ट्रिक एंड थर्मल कंडक्टिविटी बोथ आर डिक्रीज। बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? और यही केस अगर हम बात करते किसमें? सेमीकंडक्टर में, तो पहला आंसर सही हो जाता। बट ये मेटल के केसेस, कंडक्टर के केसेस में बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो कॉलिजन जल्दी होंगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिससे ही कंडक्टिविटी घट जाएगी। चलो आफ्टर दैट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि हमें एक फोटो सेल के बारे में दे रखा है कि फोटो सेल के लिए जो लाइट है वो कितनी लाइट को डिटेक्ट करता है, तो एनर्जी बैंड हमें बताना है। तो भाई एनर्जी बैंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है, तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है बच्चों? हम जानते हैं ये होता है 1240 लैम्बडा, किसमें? नैनोमीटर में। ये किसमें आता है? नैनोमीटर में आता है। तो यहां से हम वैल्यू पुट कर देंगे 1240 अपॉन लैम्बडा कितना है दे रखा है भाई? लैम्बडा दे रखा है 500। ठीक है बच्चों, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन है ये है बच्चों थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन, ठीक है ना। अब थर्मोडायनेमिक्स ये जो है फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे कि 5-6 क्वेश्चन नीट में आते हैं। तो ये फिजिक्स का वो जो अपन ने अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन किए हैं वो कार्नोट इंजन वाले, वो भी इसी चैप्टर से रिलेटेड थे। तो हमें क्या गिवन है इसमें? एक रिलेशन गिवन है अभी, बीपी का स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है? कांस्टेंट दे रखा है बच्चों, ठीक है। हमें यहाँ पर टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन निकालना है, क्योंकि हमें बोला जा रहा है कि उसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मतलब यहाँ पर पी का कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम पी को एलिमिनेट करेंगे। तो पी बराबर क्या होता है? NRT। तो भाई पी बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा NRT अपॉन वी। क्लियर? इसको उठाकर मैंने यहाँ रख दिया, तो जब इसको ऐसे रखेंगे तो N और R तो कांस्टेंट ही है, इनको रखने से कोई फायदा नहीं है। तो ये हो जाएगा V इंटू टी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। वी से वी कट जाएगा बच्चों, फाइनली आ जाएगा टी स्क्वायर डायरेक्टली इक्वल टू वी, या फिर टी इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या जाएगा? अंडर रूट वी आ जाएगा। क्लियर? ये रिलेशन आ जाएगा। तो वी को कितना कर रहे हैं भाई हम लोग? वी को कर रहे हैं डबल, तो टी कितना हो जाएगा? √2 टाइम्स हो जाएगा बच्चों। तो वी √2 टाइम्स हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सी। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 40 नंबर का। हमें डायमेंशन का रेशियो फाइंड करना है बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड परमिबिलिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स एंड परमिबिलिटी का रेशियो जो हमें फाइंड करना है, उसके लिए हम देख रहे हैं क्या देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी, ठीक है ना, इंटू म्यू, ये हमें फाइंड करना है भाई। हमें मैग्नेटिक फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला पता है, क्या होता है? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एरिया वेक्टर, ठीक है ना। और म्यू के लिए अपन क्या करें कि मेरे को पता है रिंग के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी बराबर वो कितना होता है? ये होता है म्यू आई अपॉन 2r। क्लियर बच्चों? तो यहाँ से म्यू कितना हो जाएगा भाई? म्यू हो जाएगा v इंटू 2r अपॉन आई। क्लियर? अब इस म्यू की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? b इंटू 2r इंटू आई। क्लियर? b से b तो कट जाएगा भाई। अब इसका हम डायमेंशन देखें तो l की पावर 2 हो जाएगा एरिया का डायमेंशन, इसका होता है a की पावर 1, और ये रेडियस है तो ये हो जाएगा l की पावर 1। तो फाइनली कितना आ जाएगा? L1 A1 इसका डायमेंशन आ जाएगा बच्चों। किस ऑप्शन में आ रहा है? ये अपन को मिल रहा है फर्स्ट ऑप्शन में ही अपने को आंसर दिखाई दे रहा है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। और भी मेथड हो सकते हैं कि पूरा हम इसका डायमेंशन निकालकर डिवाइड करना, बट ये शॉर्टेस्ट मेथड है, इससे अपन जल्दी से जल्दी डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमें नेक्स्ट दे रखा है कि फिनोमिना ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट व्हेन द ब्लू लाइट इज रिप्लेस्ड बाय रेड कलर। रेड कलर से इसको रिप्लेस करते हैं। व्हेन ब्लू लाइट इज यूज्ड इन द
एक्सपेरिमेंट इंस्टीड ऑफ रेड लाइट, मतलब रेड लाइट हो जाए नीला कलर का लाइट लें तो क्या होगा। तो बच्चों हमें फ्रिंज विड्थ पता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो सेंटर फ्रिंज बनती है बीटा, उसका फॉर्मूला है लैम्डा 2 लैम्डा ए अपॉन डी। क्लियर। तो यहाँ से बीटा जो फ्रिंज है उसकी जो वेवलेंथ वो विड्थ है वो किस पर डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली इक्वल टू है लैम्डा के। तो लैम्डा हमें मालूम है कि रेड कलर का लैम्डा क्या होता है, ज्यादा होता है। रेड कलर का बच्चों लैम्डा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो लैम्डा रेड बड़ा होता है लैम्डा ब्लू से, तो रेड को अपन रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा जो ब्लू कलर का है वो छोटा हो जाएगा किससे, बीटा रेड से। ठीक है। तो नैरोवर मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, फर्स्ट आंसर अपना आ जाएगा, क्योंकि लैम्डा कम होने की वजह से विड्थ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ये बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि इस टाइप का तुम्हारे को बताते हैं जब भी ईएमडब्ल्यू चैप्टर पढ़ते हैं तब कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ईएमडब्ल्यू वो किसके अलोंग होती है बच्चों, ये होती है ई क्रॉस बी वेक्टर के अलोंग। ठीक है। पर हमें बोला जा रहा है कि इसमें जो क्या है कि वेव है वो कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, जेड डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को ही चेक करते हैं कि ई की डायरेक्शन किधर है, एक्स आई कैप, और प्लस का वाई डायरेक्शन है, बी की डायरेक्शन है। तो बच्चों ई तो हो गया एक्स डायरेक्शन में, ठीक है ना, और बी किधर हो गया, वाई डायरेक्शन में हो गया। तो अपन इसको राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन जब हम पता करेंगे तो देखें ई क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर आ रही है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन आ रही है। मतलब यही अपना आंसर सही है कि राइट हैंड थंब रूल से इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 43 में हम चर्चा कर रहे हैं कि ये हमें कोई पल्स का डायग्राम दिया हुआ है, तो आफ्टर 3 सेकेंड बच्चों हमें फाइंड करना है कि आफ्टर 3 सेकेंड के बाद इसकी जो शेप है वो क्या होगी। तो आफ्टर 3 सेकेंड के बाद ये जो मैक्सिमा बन रहा है इसको हम देखते हैं कि मैक्सिमा कितनी दूर है। तो ये जो मैक्सिमा है बच्चों ये कितनी डिस्टेंस पर है, ये है 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। तो आफ्टर 3 सेकेंड में ये कहाँ पर चला जाएगा, ये मैक्सिमा फ्री एंड पर चला जाएगा। तो मैक्सिमा फ्री एंड पर चला जाएगा तो किस में मैक्सिमा फ्री एंड पर है, 2 ऑप्शन में मैक्सिमा फ्री एंड पर आ रहा है। ठीक है ना, इस प्रकार से 3 इसमें भी मान सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है, एंड फ्री एंड है, फ्री एंड है तो रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट जो मैक्सिमा है, जो पल्स है वो ओवरलैप हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर की बजाय 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका जो आंसर है वो है सेकेंड आंसर, बिल्कुल सही है। क्लियर। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं बच्चों, ये है 44 नंबर का क्वेश्चन। 44 नंबर के क्वेश्चन में हमें ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गिवन है। ओपन ऑर्गन पाइप की बच्चों फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गिवन है, कितना है, 300 हर्ट्ज है। ठीक है, 300 हर्ट्ज है। तो हम देखेंगे इसकी सबसे पहले तो लेंथ निकाल लेते हैं। हमें मालूम है भाई एफ नॉट ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप कितना होता है, ये होता है V अपॉन 2L नॉट। एल नॉट एल ओ का मतलब ओपन ऑर्गन पाइप है। ठीक है। तो L कितना हो जाएगा बच्चों, L ओपन ऑर्गन पाइप का L हो जाएगा V अपॉन 2F नॉट ले लो या F1 ले लेते हैं, जो भी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो भाई V क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितना दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है 300। बच्चों ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ये 330 होता है। ठीक है ना, 330। क्लियर। तो अपन इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हो जाएगा 330 अपॉन 2 इंटू 300 हर्ट्ज। जब इसको अपन ने सॉल्व किया तो इस टाइप से सॉल्व कर दिया। इसको 3 से और काट रहा हूं मैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से जब हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 11 टाइम 11 बार। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये आ गया, जब सेंटीमीटर में इसको सेंटीमीटर में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये जाएगा 55 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट इसका ये लेंथ आ रही है। क्लियर हो गई बात। ये ऐसे कट जाएगा और 3 से तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये इतना आ रहा है। अब हमें इस क्वेश्चन में और क्या बोला जा रहा है कि फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू दी फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप बराबर है, ऐसा है। तो बच्चों फर्स्ट ऑर्गन जो ओवरटोन होता है वो क्या होता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की जस्ट बाद जो फ्रीक्वेंसी आती है उसको फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। तो चूंकि ओपन ऑर्गन पाइप में तो ऑड इवन दोनों टाइप के हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं, बट क्लोज ऑर्गन पाइप में ओनली ऑड हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि
ओपन ऑर्गन पाइप का जो फर्स्ट हार्मोनिक है, फर्स्ट ओवरटोन है, वो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, 2N0। बट हम बात कर रहे हैं इसमें चूंकि इवन हार्मोनिक जनरेट नहीं होती, 3 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा V/4LC। C का मतलब क्लोज ऑर्गन पाइप की लेंथ है बच्चों, और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए V/4L, ठीक है। अब इसको अपन को सॉल्व करना है भाई, तो इसमें कुछ कट रहा है क्या कि ए कट गया, देखो बी से V कैंसिल हो गया और LC हमें कैलकुलेट करना है, 2 से 2 भी कट गया, तो LC बराबर कितना आ जाएगा, क्लोज ऑर्गन पाइप की लेंथ बराबर आ जाएगा बच्चों, ये देख रहे हैं हम लोग इधर 3/4 इंटू L0, LO का मतलब ओपन ऑर्गन पाइप, जो कि कितना गिवन है हमें, एक गिवन है बच्चों 55 सेंटीमीटर, क्लियर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा LC बराबर 41 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है। तो ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, अपना सेकंड ऑप्शन से इसका आंसर मैच कर रहा है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का क्वेश्चन है। ए कार ऑफ मास 1050 kg इज लिफ्टेड बाई ए डिस्टेंस, कितने 30 मीटर ऊंचाई तक उसको उठा रहे हैं, 2 क्रेन से उठा रहे हैं बच्चों इसको। क्रेन ए इसको 5 मिनट में 0.5 मिनट में उठाती है, और सेकंड है वो उसको कितने मिनट में उठाती है क्रेन, इस सेम 1 मिनट का टाइम लेती है, क्लियर, 1 मिनट का टाइम लेती है। तो इनकी पावर का रेशियो क्या होगा, तो बच्चों पावर का रेशियो क्या होता है, पावर होता है भाई W/T, क्लियर, या mgh/T। भाई W का मतलब उठाने में किया गया कार्य हो जाएगा ये तो बच्चों कार सेम है, हाइट सेम है, तो ये तो सेम रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि P इज इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब हमें पता है कि इसको आधा टाइम लग रहा है, किसको, PA को, ठीक है ना, और PB, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/2:1 आंसर आ जाएगा, मतलब बी आंसर आ जाएगा। जिसको कम टाइम लगेगा उसकी पावर क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ NTA पेपर 63 नंबर का क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट।